नागमणि होटल से बाहर निकली और कार की तरफ बढ़ गई। उसका खूबसूरत चेहरा शांत था। कहीं भी कोई तनाव नजर नहीं आ रहा था। जैसा वो चाहती थी सब काम वैसे ही हो रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि आगे भी सब कुछ वैसे ही होगा। वो थोड़ा सा आगे के भविष्य में झांक चुकी थी कि देवराज चौहान और मोना चौधरी के साथ उनके सब साथी भी पूर्व जन्म की ज़मीन पर पहुंच चुके हैं और नागमणि उन्हें वहीं तो ले जाना चाहती थी। परंतु मन में शंका पनप रही थी कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि उन्हें उनके पूर्व जन्म में कोई अड़चन पैदा हो। इसके साथ ही नागमणि के मन में विचार आता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसके पास ढेरों ऐसी शक्तियां हैं कि बिगड़े कामों को तुरंत संवार लेंगी। नागमणि कार में बैठने लगी कि इस आवाज़ को सुनकर ठिठक गई। बेटी। नागमणि फौरन पलटी। 3 कदमों के फासले पर नाग बाबा खड़े थे। चेहरे पर तेज था। काले सफ़ेद बाल गर्दन तक संवरे हुए थे। शरीर पर साधारण से कपड़े थे और पाँव में स्लीपर दिखाई दे रहे थे। बाबा। नागमणि का चेहरा खिल उठा नाग बाबा को देखकर। आंखों में चमक आ गई। बाबा आप यहाँ? तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे बेटी, नाग बाबा ने पिता वाले प्यार प्यार भरे स्वर में कहा। तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था तो मिलने आ गया। मेरी नागमणि कैसी है? बहुत अच्छी बाबा। नागमणि खुशी से चमक रही थी। कोई समस्या तो नहीं तुझे? नहीं बाबा, आपकी नागमणि सब काम ठीक से कर रही है। मुझे चिंता हो रही थी कि तू देवा मिन्नों को लेकर अभी तक वापस अपनी दुनिया में नहीं पहुंची। मैं बहुत जल्दी वहां पहुंच रही हूँ। क्या तुझे यकीन है कि तू अपनी माँ यानी नागिन को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद करा लेगी? पूरा यकीन है बाबा। आप अपनी नागमणि पर भरोसा रखिए। मेरा एक ही काम है, आपको और माँ को एक साथ देखना। मैं माँ को आज़ाद कराकर आपके सामने खड़ा कर दूंगी। आपकी दी शक्तियों के सहारे मैं सब काम अच्छे ढंग से कर कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा आगे के समय झांक चुकी हूँ कि वो सब अपने पूर्व जन्म की ज़मीन पर पहुँच गए हैं। मैं जानता हूँ कि तू काबिल है और जिस काम को करने निकली है वो अवश्य पूरा करेगी। तो इस पर मुझे पूरा भरोसा है। परंतु मुझे बेवरा की चिंता है। वो जानता होगा कि तू अपनी माँ यानी नागिन को तिलिस्म से आज़ाद कराने का प्रयत्न कर रही है और वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ऐसे में वो अवश्य ऐसा कुछ करेगा कि तो असफल हो जाए। नागमणि का खूबसूरत चेहरा कठोर हो गया। विष देवता बेवरा अब कुछ नहीं कर सकता बाबा। नागमणि शब्दों को चबाकर बोली। वो कैसे बेटी? बेवरा ने माँ को कैद करके तिलिस्म को देवा मिन्नो के नाम पर बांध दिया था। इसलिए अगर देवा मिन्नो तिलिस्म की चाबी लेकर तिलिस्म तोड़ने पहुंच जाते तो बेवरा कुछ नहीं कर सकता। ये तिलिस्म की विद्या का पहला उसूल है कि ऐसे मौके पर कोई अड़चन न डाली जाए, क्योंकि तिलिस्म तोड़ने के हकदार आ पहुंचे हैं। इस पर भी अगर बेवरा कोई परेशानी खड़ा करता है तो ये तिलिस्म के नियम के खिलाफ होगा और ऐसे में और भी बड़े बैठे हैं बेवरा को सजा देने के लिए। नागमणि शब्दों को चबाकर कह रही थी। परंतु मुझे पूरा यकीन है कि बेवरा ऐसी गलती नहीं करेगा। बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसा करेगा। एकाएक नाग बाबा की आंखों में आंसू चमक उठे। क्या हुआ बाबा? नागमणि तड़प उठी। तेरी माँ की बहुत याद आ रही है, गीली आंखें लिए नाग बाबा ने उदास स्वर में कहा। इतनी लंबी कैद वो जाने कैसे काट रही होगी और मैं उसे बेवरा से मुक्ति ना दिला सका। मैं जो कर रही हूँ वो सब आपकी दी शक्तियों के सहारे तो कर रही हूँ। इसी काम के लिए आपने कठोर तपस्या करके सारी शक्तियाँ हासिल की थी कि अपनी पत्नी यानी नागिन को बेवरा की कैद से आज़ाद करा सके। आपके हुक्म से मैं अब वही कर रही हूँ। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है। नाग बाबा ने गहरी सांस ली, फिर बोला। बड़ी शक्तियों की भेजी ताकत तुझे परेशान कर रही होगी। आप गुट्टी की बात कर रहे हैं? नाग बाबा ने सहमति से सिर हिलाया। वो मुझे परेशान अवश्य कर रही है, परंतु मैं उसका बखूबी मुकाबला कर रही हूँ। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकती बाबा, क्योंकि वो बड़ी शक्तियों की ताकत है जो किसी की जान नहीं ले सकती। ऐसे में गुड्डी बचाव की मुद्रा में मेरे सामने पेश आती है। वो हर किसी को बचाने की कोशिश करती है कि मैं किसी को जान का नुकसान न पहुँचा दूँ। वो तेरे कार्य को पूरा होते नहीं देखना चाहती? नाग बाबा ने पूछा। चंद पल की खामोशी के बाद नागमणि सोच भरे स्वर में बोली। ऐसी बात नहीं बाबा। गुड्डी की समस्या यह है कि वो नहीं चाहती पूर्व जन्म में जाकर किसी की जान जाए, जबकि मिन्नों के पूर्व जन्म में मरने की संभावना दिख रही है। यही वजह है कि वो कुछ ऐसा प्रयत्न करने के प्रयास में है कि मिन्नो पूर्व जन्म में न जाए। गुड्डी महान है, उसके कार्य महान है। बिना किसी मतलब के वो अपने कार्य को अंजाम देती है। मतलब तो गुड्डी का अपना भी होता है बाबा, नागमणि ने गंभीर स्वर में कहा। उसने भी बड़ी शक्तियों को दिखाना होता है कि उसे जिस काम के लिए भेजा गया वो उसने बखूबी पूरा किया। इससे उसकी दुनिया में उसकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन इस बार गुड्डी सफल नहीं होगी। नागमणि की आवाज़ में दृढ़ता आ गई। क्योंकि मैं देवा मिन्नो को पूर्व जन्म की ज़मीन पर ले जाकर अपनी माँ को बेवरा की कैद से आज़ाद करा के ही रहूँगी। मुझे उस दिन का व्याकुलता से इंतज़ार है। नाग बाबा की आवाज़ भारी उठी। मुझ पर भरोसा रखो बाबा, आपकी नागमणि आपको आपके नागिन से अवश्य मिलाएगी। मेरी फूल सी बेटी। नाग बाबा एकाएक गंभीर हो उठे। पूर्व जन्म में पहुंचने पर भी यह काम इतना आसान नहीं होगा। मैं समझी नहीं बाबा। मैंने अपनी शक्तियों के सहारे यह जाना है कि देवा मिन्नो और उनके पूर्व जन्म वाले सब साथी पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाएंगे, परंतु इस बार पूर्व जन्म में प्रवेश का जो द्वार खोलेगा वो उन्हें मुसीबत में डाल देगा। किस द्वार की बात कर रहे हैं आप? जिस रास्ते से ये सब पूर्व जन्म में प्रवेश करने वाले हैं वो रास्ता हमारी दुनिया में उस पार खुलता है। उस पार? नागमणि चौकी, जहाँ रानी माँ का श्रापित महल है। ओह! नागमणि बेचैन हुई। हम रास्ता बदल नहीं सकते क्या?
ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि रास्ता खोलने वाली बड़ी शक्तियाँ हैं वही ये बात तय करती हैं कि देवा मिन्नो पूर्व जन्म में किस रास्ते से प्रवेश करेंगे। नाग बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार वो रास्ता उस पार में खुलेगा। ये तो गलत हो गया बाबा, वहाँ से हमारी तरफ वाले हिस्से में देवा मिन्नो कैसे आ पाएंगे? रास्ता है। रानी माँ के श्रापित महल के भीतर से एक दरवाज़ा खुलता है जो कि हमारी दुनिया के हिस्से में पहुँचा देता है। परंतु पहले परेशानी तो यह है कि महल के श्रापित होने की वजह से महल के सब रास्ते बंद हो चुके हैं, यहाँ तक कि महल के खजाने का दरवाज़ा भी नहीं खुलता। दूसरी समस्या यह है कि देवता ने राजा के खानदान को श्राप दे रखा है कि महल तभी श्राप मुक्त होगा जब बाहरी दुनिया के किसी इंसान की बलि उसे दी जाएगी। नर बलि? हाँ, बाहरी दुनिया के इंसान की। देवा मिन्नो और इनके साथी बाहरी दुनिया के ही तो होंगे वहाँ पहुँचकर। हाँ, नाग बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, राजा के खानदान के लोग इन्हीं में से किसी की बलि देकर महल को श्राप मुक्त करा लेना चाहेंगे। ये लोग पूर्व जन्म में पहुँचेंगे तो राहें भी और भी कठिन हो जाएंगी। नागमणि चिंतित दिखने लगी। ये तो समस्या खड़ी हो गई बाबा, रास्ता अगर उस पार निकलेगा तो हम वहाँ से अपने हिस्से की ज़मीन पर कैसे पहुँचेंगे? महल में से ही एकमात्र रास्ता है हमारी तरफ आने का, परंतु तुम तो कहते हो वो बंद है। श्रापित होकर महल के हर महत्वपूर्ण दरवाजे बंद हो गए। बाहरी दुनिया के लोगों में से किसी एक की नरबली देने पर ही देवता उन दरवाज़ों को अपने तालों से आज़ाद करेगा। नाग बाबा ने कहा, ओह, ये तो बुरी बात है। फिर तो किसी की बलि दिए बिना उस पार से हम इस पार बेवरा के तिलिस्म तक नहीं पहुंच सकेंगे। यही मैं तुझे बताना चाहता था। तो इस समस्या का निदान कैसे होगा बाबा? ये अब तूने सोचना है। नागमणि ने नाग बाबा को देखा। दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। फिर तो किसी की नरबली महल में देवता के मंदिर पर चढ़ानी होगी, तभी काम बन पाएगा। नागमणि सोच भरे स्वर में कह उठी, देवा या मिन्नो में से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके किसी साथी की बलि दी जाए। नाग बाबा गंभीर दिखाई दे रहा था। नागमणि परेशान थी। इस समस्या का हल तूने ही सोचना है। अब मेरा जाने का वक्त हो गया बेटी, मैं सब ठीक कर लूँगी बाबा। नागमणि विश्वास भरे स्वर में बोली, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी काबिल है। नाग बाबा ने कहा और पलट कर एक दिशा की तरफ बढ़ गए। नागमणि उन्हें जाते देखती रही। नागमणि के देखते ही देखते 20 कदम आगे जाने के बाद नाग बाबा इस प्रकार गायब हो गए जैसे हवा में घुल गए। नागमणि सोच और परेशानी के साथ कार के पास ही खड़ी रही। तभी दो युवक नागमणि के पास पहुँचे। नागमणि की निगाह उन पर गई। उस बूढ़े के चक्कर में पढ़कर तेरे को क्या मिलेगा मेरी जान, हमारे साथ चल, नोट भी मिलेंगे। और नागमणि का चेहरा एकाएक खूंखारता से भर उठा। आंखें सुलग उठी। अगले ही पल उसने मुंह खोला और वहाँ से फुफकार निकली जो कि दोनों के चेहरों से टकराई। वो दोनों तड़प से उठे। अगले ही पल उन दोनों के चेहरों का रंग बदलकर स्याह पड़ने लगा। नागमणि की सांसों में बसे जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। फिर शरीर का रंग भी नीला होने लगा। वो छटपटा रहे थे, परंतु होठों से आवाज़ नहीं निकल रही थी। नागमणि कार में जा बैठी। चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। मोहरी, नागमणि गुर्राई। हुक्म नागमणि, कार चला। कहते हुए नागमणि ने कार स्टार्ट की और स्टीयरिंग थाम लिया। अगले ही पर कार आगे बढ़ गई। वो दोनों युवक ज़मीन पर गिर चुके थे, मर चुके थे, शरीर नीले स्याह पड़ चुके थे। कहाँ जाना है नागमणि? मोहरी का महीन स्वर कान में गूंजा। मोना चौधरी के पास। नागमणि बोली, वो कहाँ है? तेरे को नहीं पता? मैंने पता लगाया नहीं, कार रोक कर पता लगाऊं? मोहरी की महीन आवाज़ गूंजी। तू कार चला, कहने के साथ ही नागमणि ने ताई को पुकारा। ताई, बोल नागमणि। आ गई नक्चड़ी। मोहरी का महीन स्वर वहाँ गूंजा। तो जुबान बंद रख। ताई का महीन स्वर गूंजा। मेरे मामले में मत बोला कर। मैं तुझे पसंद ही का करती हूँ जो बोलूँगी। मोहरी का स्वर गूंजा। चुप हो जाओ, नागमणि ने गुस्से से कहा। फिर किसी की आवाज़ नहीं गूंजी। ताई, पता कर मोना चौधरी कहाँ है और मुझे बता। मैं इंतज़ार में हूँ, अभी पता लगाती हूँ। ताई का महीन स्वर गूंजा। कार सड़क पर मध्यम रफ्तार से चल रही थी। नागमणि, तूने ताई से काम करने को क्यों कहा? कुछ देर कार रुकती तो मैं पता कर देती। अब पता चला तू ताई को ज़रा भी पसंद नहीं करती। नागमणि बोली, सही में मैं उसे नहीं पसंद करती। जब देखो मेकअप ही करती रहती है शीशे के सामने बैठकर। अपने को पता नहीं क्या समझती है। मेरे सामने मुझे दिखाने के लिए ऐसे चलती है जैसे चलना उसे ही आता है। मोहरी का गूंजता महीन सर तीखा सा हो गया था। मैं तो इससे बात ही नहीं करती। तभी ताई का सर गूंजा। तू क्या बात करेगी? मैं ही तुझे घास नहीं डालती। फालतू बातों का वक्त नहीं है। मेरे पास कौन सा वक्त पड़ा है तेरे से बात करने? चुप हो जाओ, नागमणि बोली। कार में खामोशी छा गई। पता किया ताई? मोना चौधरी और उसके साथी स्थिर नहीं है। वो तेज़ी से इधर उधर जा रहे हैं, किसी वाहन में होंगे, मुझे यही संकेत मिला है। तो मैं मोना चौधरी से कैसे मिलूं? जब तक वो स्थिर नहीं हो जाते तब तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल सकेगा। ताई का महीन स्वर गूंजा। चंद पल चुप रहकर नागमणि बोली, ताई तू इसी काम पर लगी रहे। जब मोना चौधरी की दिशा का सही पता चले तो मुझे बताना। ठीक है नागमणि। कार सड़क पर चलती चली जा रही थी।
तिलिस्म की चाबी पाने के लिए मोना चौधरी गुलचंद की तलाश में लगी होगी। मुझे भी ऐसा लगता है। मोरी, अब मैंने आराम करना है। अपने असली रूप में आकर किसी जंगल में चल, जहाँ मैं निश्चिंत होकर अपने रूप में लौट सकूं और आराम करूं कुछ देर, नागमणि ने कहा। बंगले के हॉल में इस वक्त जगमोहन, नगीना, बाकेला, राठौर और रुस्ता राव थे। कुछ मिनट पहले ही देवराज चौहान अपने बेडरूम में गया था। ये वही वक्त था जब जगमोहन ने सोहनलाल को 2 बार फ़ोन किया था और दोनों बार उसने फ़ोन काट दिया था। इस बात पर सब परेशान से लग रहे थे। अपन का भेजा खराब होइला बाप कि सोहनलाल फ़ोन क्यों नहीं सुनेला। रुस्ता राव क्या उठा। मारे को बता वो किधर हो गए, हम उसी की मुंडी पकड़ के इधरों खींच लावे। बाकेला राठौर बोला। बाप, उसे ब्लैक डायमंड का लालच तो नहीं आए लगी। ये बात नहीं है, जगमोहन क्या उठा। वो जानता है कि उसके पास जो भी है वो डायमंड नहीं है और उसकी कीमत बाजार में कुछ भी नहीं है। सोहनलाल किसी भी हाल में हमसे गद्दारी नहीं कर सकता। तब मारे को बताया कि वो फ़ोन क्यों काटे हो बार बार। तभी नगीना उठी और बंगले के भीतर के हिस्से की तरफ बढ़ गई जहाँ देवराज चौहान था। नगीना उस कमरे में पहुंची जहाँ देवराज चौहान था। कमरे में प्रवेश करते ही नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान हो गई, यानी कि गुड्डी का आगमन हो गया था। चौहान। नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे में स्वर निकला। क्या बात है। देवराज चौहान, जो कि बेड पर लेटा था, फौरन उठकर बैठ गया। मैं सोहनलाल के बारे में सोच रहा हूँ। वो फ़ोन पर बात क्यों नहीं कर रहा। देवराज चौहान बोला। वो किसी मुसीबत में होगा। मुसीबत में होता तो फ़ोन ही रिसीव ना करता। कॉल रिसीव कर रहा है और जगमोहन की आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर देता है। नागमणि ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया होगा, तो फ़ोन पर कॉल रिसीव क्यों कर रहा है। देवराज चौहान बोला। सोहनलाल का फ़ोन मिला चौहान। गुड्डी ने कहा। क्या फ़ायदा, वो बात नहीं। नंबर मिला उसका और फ़ोन मुझे दे। तू क्या करेगी गुड्डी। सब कुछ तुझे बताऊँ, हर बात का जवाब चाहिए तुझे। गुड्डी तीखे स्वर में क्या उठी। मैं अपनी शक्तियों के सहारे उसकी आवाज़ सुनकर ये जान सकती हूँ कि वो कहाँ पर है। फ़ोन लगा उसका। देवराज चौहान ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और सोहनलाल का नंबर मिलाकर मोबाइल नगीना की तरफ बढ़ा दिया। नगीना ने फ़ोन थामा और कान से लगा लिया। हेलो। एकाएक सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। सोहन भैया। होठों से नगीना का स्वर निकला। मैं बोल रही भाभी। सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। उसी पल फ़ोन कट गया। नगीना ने फ़ोन कान से हटाया। आंखें बंद हो चुकी थी उसकी। सामने बैठे देवराज चौहान की निगाह नगीना पर ही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए। नगीना ने आंखें खोली। उसकी आंखों में कांच जैसी तीव्र चमक लहरा रही थी। सोहनलाल एक होटल में रुका हुआ है। नगीना के होठों से गुड्डी का स्वर निकला। वो होटल के कमरे में है। कौन सा होटल। देवराज चौहान क्या उठा। ये मैं नहीं जानती, परंतु उस होटल तक पहुंचने का रास्ता जान गई हूँ। गुड्डी की आवाज़ में गंभीरता आ गई। मुझे एहसास हो गया है कि कुछ समय पहले नागमणि उस कमरे में मौजूद थी। नागमणि। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। क्या वो सोहनलाल से मिली। हाँ, परंतु मैं नहीं जानती कि उनमें क्या बातें हुई हैं। अब नागमणि वहाँ नहीं है, सोहनलाल अकेले ही वहाँ हैं। चलो, हम कुछ ही देर में उसके पास पहुँच जाएंगे, गुड्डी ने तेज स्वर में कहा। देवराज चौहान फौरन उठा और नगीना के साथ कमरे से बाहर निकला। वे उस ड्राइंग हॉल में पहुंचे जहाँ चारों बैठे थे। हमें सोहनलाल का पता चल गया है, देवराज चौहान बोला। मैं और नगीना आगे कार में होंगे, तुम लोग दूसरी कार में हमारे पीछे आओगे। जल्दी से उठ जाओ। तब तक चारों खड़े हो चुके थे। सोहनलाल किधर होला बाप, रुस्ता राव ने पूछा। वो एक होटल में है। कैसे पता चला। जगमोहन के होठों से निकला। ज़्यादा सवाल मत करो, हमारे पीछे आओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान नगीना के साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। नगीना का चेहरा शांत था, परंतु आंखों में कांच जैसी चमक दिखाई दे रही थी। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। सड़क पर ट्रैफिक था। कार ज़्यादा रफ्तार न पकड़ रही थी। नगीना उसकी बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो कह रही थी, सीधे चलो चौहान, जब तक मैं न कहूँ कहीं भी मुड़ना नहीं। सोहनलाल तक पहुँचने का स्पष्ट रास्ता मैं देख रही हूँ, हम उस तक आसानी से पहुँच जाएंगे। देवराज चौहान चेहरे पर गंभीरता समेटे कार चला रहा था। 2 चौराहे पार कर जाना। आंखें बंद किए गुड्डी ने फिर कहा। तीसरे चौराहे से दाएं मुड़ना है। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। नगीना सीट की पुष्ट से सिर टिकाए बैठी रही। आंखें बंद थीं। जब 2 चौराहे पार करके तीसरे से देवराज चौहान ने कार मोड़ी तो उसी मुद्रा में नगीना के होठों से गुड्डी का स्वर निकला। स्वर नगीना का ही था, परंतु लहजा गुड्डी का होता था। अब कार को बाएं मोड़कर सड़क पर सीधे ले लेना। देवराज चौहान गुड्डी के निर्देश पर कार चलाए जा रहा था। करीब 5 मिनट की खामोशी के बाद गुड्डी बोली। उस होटल का नाम पॉल है। पॉल होटल। कौन से इलाके में है। ये मैं अभी नहीं जान पाई, गुड्डी बोली। सोहनलाल के साथ हुई बातों को जानने की चेष्टा कर रही हूँ। सोहनलाल मुझे कार में जगमोहन के साथ बैठा नजर आ रहा है। ब्लैक डायमंड सोहनलाल के हाथ में। ओह। सोहनलाल की निगाह जगमोहन के पाँव पर गई तो उसने वह औरत के पाँव देखे। सोहनलाल समझ गया है कि कोई गड़बड़ है। एक जगह पर कार रुकते ही वो कार से भाग निकला। भागा जा रहा है सोहनलाल, बेतहाशा भागा जा रहा है। कार में सोहनलाल के साथ जगमोहन कैसे हो गया। वो तो बंगले पर। वो नागमणि या चौहान, जगमोहन का रूप ले रखा है उसने, परंतु उसके पाँव औरतों जैसे क्यों रहे ये नहीं जान पाई। नगीना की आंखें बंद थीं। होठों से गुड्डी का स्वर निकल रहा था।
ओह, नागमणि ने सोहनलाल के पीछे अपनी ताकत लगा दी है। उसका नाम मोहरी है। उसने कुछ ऐसा कर रखा है कि सोहनलाल फ़ोन पर किसी से बात ना कर सके। देवराज चौहान गुड्डी की एक एक बात सुन रहा था। मौरी नाम की शक्ति ने सोहनलाल को बस में कर लिया है। उसे परेशान किया है कि वो ठीक से कुछ सोच ना सके। फिर मौरी उसे इसी होटल में ले गई। उस पर काबू पाए मौरी ने सोहनलाल को होटल में रुकने को मजबूर किया। सोहनलाल का दिमाग मौरी ने हिला रखा है कि वो ठीक से कोई फैसला ना कर सके। सोहनलाल को खुद समझ नहीं आ रहा। वो तो मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, परंतु मौरी की शक्ति में फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया है, कहकर गुड्डी खामोश हो गई। देवराज चौहान कार को चलाया जा रहा था। सीधा जाना है, कहीं भी नहीं मुड़ना। आगे पुल आएगा, परंतु मैं पुल पर नहीं जाना है। उसकी बगल से होकर आगे बढ़ना है और फिर बाईं तरफ मुड़ जाना है, गुड्डी शांत स्वर में कह रही थी। नगीना की आंखें बंद थी। देवराज चौहान गुड्डी के निर्देश पर कार चलाया जा रहा था। 2-3 मिनट की लंबी खामोशी के बाद गुड्डी की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। जगमोहन फिर सोहनलाल के पास कमरे में है। वो अचानक ही नागमणि बन गया। अब सोहनलाल के सामने नागमणि खड़ी है। सोहनलाल घबराए हुए और परेशान है। गुड्डी खामोश हो गई। फिर देवराज चौहान के होंठ बिछे हुए थे। फिर पता नहीं, मैं आगे नहीं देख पा रही। नागमणि के कामों में झांकना आसान नहीं। उसके पिता नाग ने उसे बहुत तरह की शक्तियाँ देकर भेजा है। वो शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं। नगीना ने आंखें खोल ली। शक्तियाँ तो तुम्हारे पास भी है गुड्डी। हाँ, परंतु हर जगह हर शक्ति काम नहीं करती। कहीं पर नागमणि की शक्ति काम करती है तो कहीं पर मेरी। परंतु नागमणि हर समय अपनी कुछ सहायक शक्तियों को अपने पास पास रखती है कि मैं उसके कामों में ना झांक सकूं। नागमणि हर काम को बहुत सोच समझ कर रही है। एक एक कदम फूक फूक कर उठा। ओह, अगले ही पल गुड्डी की आंखें बंद हो गईं। वो क्या उठी। होटल के बाहर नागमणि से मिलने नाग बाबा आया था। मैं उन दोनों को मिलते स्पष्ट देख रही हूँ, परंतु सुन नहीं पा रही कि वो क्या बात कर रहे हैं। नाग बाबा चला गया। फिर नागमणि ने 2 युवकों को अपनी सांसों के जहर से मार डाला। वो उसे कुछ बुरी बात कह रहे थे, कहकर गुड्डी खामोश हो गई। यही नाग बाबा नागमणि के पिता हैं? देवराज चौहान गंभीर था। हाँ, नागीना की आंखें खुल गईं। इसी की पत्नी वो नागिन है जो बेवरा की कैद में, और वो नागमणि की माँ भी है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। सोहनलाल होटल के कमरे में? हाँ। जब से नागमणि उससे मिलकर गई है वो कमरे से बाहर नहीं निकला। सही कहा तुमने। हैरानी है। सोहनलाल को तो मौका पाते ही फौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए था, देवराज चौहान बोला। नगीना के चेहरे पर गंभीरता और आंखों में कांच जैसी चमक थी। मुझे लगता है नागमणि ने सोहनलाल को अपनी शक्तियों से अपने बस में कर लिया है, गुड्डी बोली। ये तुम कैसे कह सकती हो गुड्डी? क्योंकि वो फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहा। नागमणि की शक्तियाँ उसे ऐसा करने से रोक रही हैं। ऐसी शक्तियाँ होती हैं? हाँ, होती हैं। सहायक शक्तियाँ ही ऐसे काम करती हैं। नागमणि के पास बहुत ताकतें हैं। वो आसानी से हार नहीं मानने वाली। लेकिन चौहान, बात बनती नहीं लग रही। क्या मतलब? मैं आगे के वक्त में झांक चुकी हूँ। तुम लोग पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाओगे। ओह, क्या ऐसा होने से रोका नहीं जा सकता? कह नहीं सकती। शायद रोक पाना संभव ना हो, या फिर पूर्व जन्म में होने वाली मोना चौधरी की मौत टल जाए, देवराज चौहान ने कहा। मुझे पेशीराम की शिकायत पर इसलिए भेजा गया है कि तुम्हें और मोना चौधरी को सुरक्षित रख सकूं। मैं अपने काम में कभी असफल नहीं हुई, परंतु इस बार परेशानी आ रही है, क्योंकि सामने खतरनाक नागिन है। नागमणि को नाग बाबा ने कठोर तपस्या करके हासिल हुई शक्तियाँ दी हैं, जिसकी वजह से नागमणि ताकतवर बन गई है। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि नागमणि की माँ को बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद न कराया जाए। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हारी या मोना चौधरी की मौत ना हो। तुम दोनों का हर हाल में ज़िंदा रखना ही मेरा काम है। सवाल यह है कि क्या तुम पूर्व जन्म में मोना चौधरी को सलामत रख पाओगी? अब कार बाईं तरफ मोड़ लो, गुड्डी बोली। देवराज चौहान ने कार को मोड़ा और बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि पूर्व जन्म की ज़मीन पर क्या हालात पेश आते हैं, इसका भी मुझे पता नहीं है, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। यह तो पक्का है कि हम लोग पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, तो फिर हम भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? मोना चौधरी ब्लैक डायमंड को छू लेती है तो? चौहान, मुझे अपनी कोशिश करते रहना है कि वो ब्लैक डायमंड को ना छू सके। शायद ऐसा कुछ हो जाए कि तुम लोगों का पूर्व जन्म में जाना ठहर जाए, या नागमणि किसी वजह से अपना इरादा बदल दे। होने को तो कुछ भी हो सकता है। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। कार धीमी कर लो, हम होटल के पास पहुंच रहे हैं, गुड्डी बोली। देवराज चौहान ने रफ्तार कम की और सामने लगी भीड़ को देखा। इसी भीड़ के इधर उधर कार रोक देना। मैंने तुम्हें बताया था कि नागमणि ने अपनी सांसों के जहर से 2 युवकों को मार दिया है। यह भीड़ उन्हीं युवकों की लाशों को घेरे खड़ी है। ओह, देवराज चौहान के होठों से निकला। इसका मतलब इस घटना को हुए ज़्यादा वेग नहीं बीता। पुलिस भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। नागमणि पास ही कहीं हो सकती है। वो जा चुकी है, गुड्डी ने कहा। देवराज चौहान ने एक तरफ कार रोकी और इंजन बंद करके नजरें घुमाई तो सामने ही पॉल होटल नजर आया। ये सोचकर वो गंभीर हो गया कि भीतर सोहनलाल है। तभी बगल में जगमोहन बांके रुस्तराव की कार रुकी। तुमने कहा कि सोहनलाल को नागमणि ने अपने बस में कर लिया है, तो ऐसे में सोहनलाल कैसा व्यवहार करेगा? नहीं जानती, चलकर देख लेते हैं, गुड्डी ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। देवराज चौहान भी बाहर निकला। बगल वाली कार से रुस्तराव, बांकेलाल राठौर और जगमोहन भी बाहर आ चुके थे। कहाँ है सोहनलाल? जगमोहन ने देवराज चौहान की तरफ बढ़ते हुए कहा। सामने वाले होटल में। जगमोहन की निगाह होटल की तरफ घूमी।
यो भीड़ों का मारे स्वागतों में लगी होवे। बाकेला लटर थोड़ी दूर पर भीड़ को देखता क्या उठा। उधर कोई पंगा होएला होगा बाप, अपन को सोहनलाल से मिले इधर। सोहनलाल की तो हम मुंडी पकड़ लियो। वो देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। किधरो होवे सोहनलाल? नागमणि के जाते ही सोहनलाल परेशान सा कमरे में चहलकदमी करने लगा। वो सब कुछ जान रहा था, समझ रहा था, परंतु जैसे उसके बस में कुछ भी नहीं था। वो सोच तो पा रहा था, परंतु सोचों के मुताबिक कुछ भी कर पाना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। वो जानता था कि नागमणि ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर काबू पा लिया था। उसे क्या करना है उसके दिमाग में भर दिया था। सोहनलाल भरसक चेष्टा कर रहा था कि देवराज चौहान या जगमोहन को फ़ोन करे, परंतु अपनी सोच को लागू नहीं कर पा रहा था। जेब से फ़ोन निकालने के लिए उसके हाथ हरकत में ना आ रहे थे, जबकि मस्तिष्क ये काम करने को कह रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि वो अपनी सोचों के मुताबिक कोई काम नहीं कर पाएगा। उसे वही करना होगा जो नागमणि चाहती है। ब्लैक डायमंड मोना चौधरी के हवाले करना होगा। होंठ बीचे सोहनलाल कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और पर्दा हटाकर बंद खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगा। होटल के सामने का नज़ारा उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एकाएक उसकी निगाह एक कार के पास खड़ी नागमणि पर जा ठहरी, जो कि किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ बातें कर रही थी। सोहनलाल उन दोनों को देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति कौन है जिससे नागमणि बातों में लगी है। फिर उस बूढ़े व्यक्ति को एक तरफ जाते देखा। सोहनलाल बूढ़े व्यक्ति को ही देखता रहा। फिर एकाएक ही वो बुरी तरह चौंका। लगभग 20 कदम उठाने के बाद बूढ़ा एकाएक ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में घुल गया। सोहनलाल ने हड़बड़ाकर वापस नागमणि पर निगाह मारी तो थम सा गया। दूर होने पर भी सोहनलाल ने नागमणि के चेहरे पर छाए क्रोधों के भावों को पहचाना। उसके सामने दो युवक खड़े थे। तभी उसने नागमणि का मुंह खुलते देखा और अगले ही पल दोनों युवकों को तड़पते पाया। फिर नागमणि को कार में बैठकर जाते देखा। सोहनलाल ने पुनः युवकों को देखा। युवकों के चेहरे काले पड़ रहे थे, वो नीचे गिर रहे थे। सोहनलाल बेचैन से खिड़की से हट गया। इसमें कोई शक नहीं कि नागमणि खतरनाक है। उसका असली रूप जहरीली नागिन का है। ऊपर से उसके पास शक्तियां हैं, तो उसकी ताकत का मुकाबला करना देवराज चौहान जगमोहन के लिए आसान नहीं होगा। अभी तक तो नागमणि जीतती आई थी, कामों को अपने मुताबिक चला रही थी। सोहनलाल ने हाथ में पकड़े ब्लैक डायमंड को देखा, जिसका रंग इस वक्त गहरा काला था। उसने ब्लैक डायमंड को बेड पर उछाल दिया। तब तक उसे देखता रहा जब तक कि वो बेड पर थम न गया। खुद कुर्सी पर जा बैठा। चेहरे पर रह रहकर व्याकुलता नाच रही थी। वो पहलू बदल रहा था। एकाएक वो उठा और इंटरकॉम पर रूम सर्विस से कॉफ़ी लाने को कहा। उसके बाद पुनः खिड़की पर पहुंचा। होटल के सामने सड़क पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, जहां वो दो युवक काले से हुए नीचे शांत गुड़मुड़ अवस्था में पड़े थे। सोहनलाल खिड़की से हटा और वापस कुर्सी पर जा बैठा। कुछ ही देर में वेटर कॉफ़ी ले आया। उस वक्त उसके मन में ये बात बहुत बार आई कि वो वेटर को देवराज चौहान जगमोहन का फ़ोन नंबर देकर उन्हें यहाँ आने को कह दे। ये विचार ही बना रह गया। इसे लागू न कर सका और वेटर कॉफ़ी देकर चला गया। प्याला थामे उसने कॉफ़ी का घूंट भरा। बेचैनी भरे अंदाज में चलता वो फिर से खिड़की के पास पहुंचा और सामने की तरफ देखा, जहां दोनों युवक काले यानी जले हुए गिरे पड़े थे। उनके गिर्द अब काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी एक कार को उस भीड़ के पास रुकते देखा। उसके पीछे पीछे दूसरी कार भी आ पहुंची। सोहनलाल कारों पर से नज़र हटाने ही जा रहा था कि अचानक चौंक पड़ा। पहली रुकी कार से उसने देवराज चौहान को बाहर निकलते देखा। देवराज चौहान? सोहनलाल के होंठों से निकला। चेहरे पर खुशी झलकी। फिर उसने नगीना को कार से निकलते पाया। दूसरी कार से जगमोहन, बांकेलाल और रुस्तर राव को बाहर निकलते देखा। अगले ही पल सोहनलाल ने अपने दिमाग में विचारों की अजीब सी खलबली मस्ती महसूस की। फिर एक ही विचार उसके मस्तिष्क में आने लगा कि इनसे बचना है, भागना है उसने। ब्लैक डायमंड को मोना चौधरी के हवाले करना है। ये लोग उसी के पास आ रहे हैं, इनके हाथ नहीं पड़ना है। सोहनलाल परेशानी भरे अंदाज में खड़ा उन्हें देखता रहा। तभी उन लोगों को होटल की तरफ बढ़ते देखा। भागो! सोहनलाल के मस्तिष्क में ये शब्द कौंधने लगे। सोहनलाल फौरन खिड़की से हटा। कॉफ़ी का प्याला उसने टेबल पर रखा और फुर्ती से बेड पर पड़ा ब्लैक डायमंड उठा लिया। मस्तिष्क में एक ही बात कौंधे जा रही थी कि वो लोग उसके लिए होटल में आ रहे हैं और उसे उनके हाथ नहीं पड़ना है। ब्लैक डायमंड थामे सोहनलाल दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। वक्त कम था, वो सब उसकी तरफ आ रहे हैं। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और सीढ़ियों के पास पहुंचकर तेज़ी से सीढ़ियां उतरने लगा। अब उसके मस्तिष्क में यह विचार नहीं आ रहे थे कि वो उसके साथी हैं, उसके लोग हैं। यही बात मस्तिष्क में नाच रही थी कि उन सब से उसे बच निकलना है। पहली मंजिल पर पहुंचकर सोहनलाल एक तरफ की दीवार की ओट में छिप गया। ब्लैक डायमंड हाथ में दबा था। चंद पल बीते कि सीढ़ियों पर कई कदमों के चढ़ने की आवाज़ें आने लगीं। सोहनलाल होठ भींचे दीवार के साथ सटा रहा। तभी सीढ़ियों से जगमोहन, रुस्तम, बांके आए और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गए। सोहनलाल होंठ भींचे दीवार के साथ सटा खड़ा रहा। मिनट भर बीत गया, परंतु देवराज चौहान और नगीना नहीं आए। तो सोहनलाल समझ गया कि वो दोनों लिफ्ट से ऊपर आ रहे होंगे। इसका मतलब रास्ता साफ है उसके निकल जाने का। वो दीवार की ओर से निकला और आगे बढ़कर तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। जगमोहन, बांकेलाल, राठौर और रुस्ता राव को कमरे का दरवाज़ा खुला मिला। रिसेप्शन से वो सोहनलाल के कमरे का नंबर पता कर आए थे। तीनों तेजी से भीतर प्रवेश कर गए, परंतु कमरा खाली था। किधरो गयो सोहनलालो?
जगमोहन ने टेबल पर रखे कॉफ़ी के प्याले को छुआ। ये गर्म है। हैरानी है कि सोहनलाल हमसे भाग क्यों रहा है? जगमोहन के होठों से निकला। सोहनलाल खिसकेला, बाप, लगता तो ऐसे ही है। जगमोहन की आंखें सिकड़ी हुई थी। बाकेला लौटा, बाथरूम में भी झांका है, फिर वो खिड़की पर पहुंचा। बाहर सड़क की तरफ देखता चौंका, हाथ मुंह पर पहुंच गया। सोहनलाल सामने की सड़क पार करता दिखा। बाकेला लौटा ने फौरन खिड़की खोली। सोहनलालो! बाकेला लौटा गला फाड़कर चिल्लाया। पल भर के लिए सोहनलाल ठिठकता दिखा। पलटकर खिड़की पर खड़े बाकेला लाठौर को देखा, फिर पलटकर भागा। तब तक जगमोहन और उस्ताराव भी वहां आ गए थे। उन्होंने भी सोहनलाल को भागते देखा। मारे को पीठ दिखा के भागो सोहनलालो, यो दिन ही बचो तो देखने को। निकलो। जगमोहन जल्दी से क्या उठा, उसे पकड़ना है। उसी पल देवराज, चौहान और नगीना ने कमरे में प्रवेश किया। सोहनलाल हमसे बचकर भाग रहा है, जगमोहन उन्हें देखते ही तेज स्वर में बोला। वो होटल के बाहर निकल गया है। मोना चौधरी होटल के कमरे में पहुंची। पारसनाथ उसके साथ था। दोनों के चेहरों पर थकान और गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ढूंढने पर भी सोहनलाल का कुछ अता पता न लगा था। वो कहीं नहीं मिल रहा मोना चौधरी, पारसनाथ ने खुरदरे स्वर में कहा। हम उसके घर भी हुआ है, परंतु उसकी पत्नी का कहना है कि कई दिन से वो घर नहीं आया। देवराज चौहान जानता होगा कि सोहनलाल कहाँ मिलेगा। हमें देवराज चौहान पर नज़र रखनी चाहिए थी। वो वक्त निकल गया। तो महाजन और विनय बरूटा को फ़ोन करो। मोबाइल निकालकर पारसनाथ नंबर मिलाने लगा। मुझे हर कीमत पर वो ब्लैक डायमंड चाहिए। मैं इस तरह देवराज चौहान को जीतने नहीं दूंगी। ब्लैक डायमंड को वॉल्ट के लॉकरों से हमने खोज निकाला था, परंतु देवराज चौहान हमसे छीनकर ब्लैक डायमंड ले गया। मोना चौधरी का चेहरा सुलग रहा था, दांत भिजे हुए थे। हम ब्लैक डायमंड हासिल करके रहेंगे, पारसनाथ ने कहते हुए मोबाइल कान से लगाया। अभी सोहनलाल नहीं मिला। विनय बरूटा की आवाज़ पारसनाथ के कानों में पड़ी। मैं उसे हर उस जगह पर तलाश कर रहा हूँ जहाँ उसका आना जाना हो सकता है। मिलते ही खबर दूंगा। पारसनाथ ने महाजन का नंबर मिलाकर उससे बात की। सोहनलाल का कुछ पता चला? पारसनाथ ने पूछा। नहीं। तुम क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहा। तुम वक्त क्यों ख़राब कर रहे हो? सोहनलाल को ढूंढो। देवराज चौहान ने उसके साथियों पर नज़र। चिंता मत करो, महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। सब ठीक है। क्या मतलब? पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। सोहनलाल के साथ नागमणि है। मैंने नागमणि को जगमोहन के रूप में सोहनलाल के पीछे जाते देखा था। नागमणि सब जानती है कि सोहनलाल कहाँ पर है। मोना चौधरी से कहो कि सब काम छोड़कर होटल के कमरे में पहुँचे। नागमणि उससे जल्दी मिलने आएगी और सोहनलाल के बारे में खबर देगी कि वो कहाँ है। मैं और मोना चौधरी यही सोचकर अभी अभी होटल में पहुँचे। ठीक किया। नागमणि का इंतज़ार करो, वह जल्दी आएगी। सोहनलाल वापस देवराज चौहान से मिल गया? हो सकता है। ब्लैक डायमंड देवराज चौहान के पास पहुंच गया होगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कहने के साथ ही उधर से महाजन ने फ़ोन बंद कर दिया। पारसनाथ कान से फ़ोन हटाता मोना चौधरी से बोला। महाजन का कहना है कि नागमणि सोहनलाल के पीछे है। नागमणि के आने का इंतज़ार करो। मोना चौधरी के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। अगर ब्लैक डायमंड देवराज चौहान के पास पहुंच गया तो वो मैं उससे वापस लेकर रहूँगी। मोना चौधरी ने एक एक शब्द चबा कर कहा। उस पर सिर्फ हमारा हक बनता है। हम ऐसा करके रहेंगे मोना चौधरी, पारसनाथ ने कठोर स्वर में कहा। अगर महाजन का कहना सही है कि नागमणि सोहनलाल के पीछे गई है तो ब्लैक डायमंड वापस देवराज चौहान के हाथ नहीं लगा होगा। पता चल जाएगा कि तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। दोनों की नज़रें मिली। मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने नागमणि को देखकर चौंकी। तुम? उसके होंठों से निकला। हैरान क्यों हो गई? नागमणि के होंठों पर मोहक मुस्कान उभरी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, परंतु तुम इतनी जल्दी आ जाओगी आशा नहीं थी। नागमणि भीतर आ गई। मोना चौधरी दरवाज़ा बंद करके पलटी। पारसनाथ की निगाह नागमणि पर जा टिकी थी। मैं तो पहले ही आ जाती, परंतु तुम में से कोई तब स्थिर नहीं था। नागमणि बोली। स्थिर? क्या मतलब? तुम सब सोहनलाल की तलाश में भाग दौड़ कर रहे थे। ऐसे में तुम लोगों तक पहुंच पाना आसान नहीं था। तो मैं अपने असली रूप में आराम करने जंगल में चली गई। कुछ आराम किया कि तभी तुम्हारे स्थिर हो जाने का पता चला तो मैं फ़ौरन आ गई। नागमणि ने शांत स्वर में कहा। कब पता चला? कुछ ही मिनट पहले। और इतनी जल्दी तुम यहाँ भी पहुँच गई? नाग बाबा की दी शक्तियाँ हैं मेरे पास, पलों में कहीं भी पहुँच जाना कठिन नहीं। तुम सोहनलाल के पीछे गई थी? पारसनाथ बोला। तुम्हें कैसे पता? नागमणि ने पारसनाथ को देखा। महाजन ने बताया था, उसने तुम्हें जगमोहन के रूप में सोहनलाल के पीछे जाते देखा था। नागमणि मुस्कुरा पड़ी। बहुत तेज़ है नील सिंह की नज़रें। नागमणि की निगाह पुनः मोना चौधरी पर गई। सोहनलाल को तुम लोगों ने ढूंढा, परंतु वो नहीं मिला। सही कहा ना मैंने मिन्नू? हाँ, मैं जानती हूँ सोहनलाल कहाँ है। इस वक्त वो मेरे बस में है और वही करेगा जो मैंने उसे करने को कहा है। तुमने उसे क्या करने को कहा? मोना चौधरी के होंठों से निकला। नागमणि की निगाह मोना चौधरी पर जा टिकी थी। तुझे याद है, तूने मेरी माँ यानी नागिन को पूर्व जन्म में जाकर बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद कराना? सब याद है मुझे। तू पीछे तो नहीं हट जाएगी? क्यों हटूंगी पीछे? मैंने तेरी सहायता करने का वादा किया है। तुझे पढ़िया पूर्व प्रकाशित उपन्यास नागमणि। तेरे पूर्व जन्म की बहन बेला यानी नगीना ये कहती फिर रही है कि तू इस बार पूर्व जन्म में गई तो तेरी जान चली जाएगी। वो बकवास करती है। मोना चौधरी गुर्रा उठी। वो शुरू से ही ये चाहती है कि मैं ब्लैक डायमंड ना ले सकूं।
वो मेरे पास भी आई थी ये कहने कि पूर्व जन्म में जाने पर मेरी जान चली जाएगी। ये सब उसकी चाल है कि मैं ब्लैक डायमंड ना पा सकूं, तभी मुझे छूने से भी रोक रही है, परंतु मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो, नागमणि ने शांत स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो देवा खुद ब्लैक डायमंड लेकर तुझे हराना चाहता है, जबकि वो ये बात भी जानता है कि ब्लैक डायमंड की कोई कीमत नहीं है। वो पूर्व जन्म का तराशा हुआ एक मामूली सा पत्थर है, परंतु वो तुमसे जीतना चाहता है। मोना चौधरी का चेहरा गुस्से से भर उठा। हम देवराज चौहान को जीतने नहीं देंगे, पारसनाथ ने कठोर स्वर में कहा। मैं भी यही चाहती हूँ कि मिन्नो जीते, तभी तो सोनलाल को मैंने अपने काबू में किया। उसे काबू करके तुमने उसे क्या करने को कहा? मोना चौधरी ने पूछा। मैंने उसे कहा कि ब्लैक डायमंड मोना चौधरी को देना है, नागमणि बोली। वो ऐसा करेगा? मोना चौधरी शंकित स्वर में बोली। अवश्य करेगा। तुम उसके पास से आई हो, कुछ वक्त पहले उसके साथ ही थी, तो तुम ही उससे ब्लैक डायमंड क्यों ना ले आई? मोना चौधरी ने पूछा। ये काम मैं नहीं कर सकती, इसकी मुझे इजाज़त नहीं है। भौतिक रूप में मैं तिलिस्मी की चाबी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती, वो तुमने खुद ही पानी है। तुम्हारी राह अवश्य आसान कर सकती हूँ। सोनलाल कहाँ है? डीलक्स होटल में। नागमणि ने उस इलाके का नाम बताया जहाँ ये होटल था। मोना चौधरी ने पारसनाथ को देखा, फिर नागमणि से कहा, मैं सोनलाल के पास जाऊँ तो वो ब्लैक डायमंड मुझे दे देगा? ज़रूर देगा। विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा करेगा। नागमणि मुस्कुरा पड़ी। तुम सोनलाल के पास जाओ, वही होगा जो मैंने कहा है। तुम भी साथ चलोगी? मेरी ज़रूरत नहीं, मैं इसी कमरे में तुम्हारा इंतज़ार। तभी नागमणि के कानों में ताई की महीन फुसफुसाहट गूंजी। गुलचंद वहाँ नहीं है नागमणि। ये तू क्या कह रही है? नागमणि ने भी फुसफुसाहट के रूप में बात की। तुम्हारे वहाँ से आने के कुछ देर बाद ही देवा, बेला, जग्गू, भंवर सिंह और त्रिवेणी वहीं पहुँच गए। ताई की महीन सी फुसफुसाहट नागमणि के कानों में पड़ रही थी। गुलचंद उनसे बचने की खातिर वहाँ से भाग निकला। तुमने उसे अपने बस में करके निर्देश दे रखे थे, तभी वो। कम शब्दों में बात खत्म कर, नागमणि ने तीखे स्वर में कहा। इस वक्त गुलचंद तिलिस्म की चाबी थामे भाग रहा है। देवा, बेला, जग्गू, भंवर सिंह, त्रिवेणी उसके पीछे हैं। ओह, नागमणि बेचैन हुई। क्या वो गुलचंद को पकड़ लेंगे? मुझे क्या पता। इस वक्त गुलचंद कहाँ है? गुलचंद ऐसी जगह पर है इस वक्त जिसे यहाँ के लोग विरार कहते हैं। मोना चौधरी और पारसनाथ की निगाह नागमणि पर थी। नागमणि मोना चौधरी पारसनाथ को देखकर बोली, यहाँ पर विरार नाम की कोई जगह है? हाँ, पारसनाथ क्या उठा। सोहनलाल इस वक्त वहाँ, पर तुम तो कहती थी कि वो तुम्हारे बस में और होटल के कमरे में रहेगा। मोना चौधरी क्या उठी। मैंने ऐसा कहा था कि वो मेरे बस में है और वही करेगा जो मैं उसके दिमाग में डाल आई हूँ, और वो वही कर रहा है। देवराज चौहान और उसके बाकी सब साथी उसी होटल तक जा पहुँचे थे और सोहनलाल ने उसे देख लिया, भाग निकला। इस वक्त वो सब सोहनलाल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े फिर रहे हैं। ओह, नागमणि के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम लोग विरार पहुँचो। मेरी शक्तियाँ सोहनलाल पर निगाह रखें। चूँकि वो स्थिर नहीं है, इसलिए मुझे उसकी जगह के बारे में पक्का नहीं है। वो जब भी कहीं पर स्थिर होगा, हमें उस जगह का पता चल जाएगा। हमें अभी चल देना चाहिए। मोहना चौधरी क्या उठी। चलो। पारसनाथ जेब से फ़ोन निकालता क्या उठा। मैं महाजन और विना बरूटा को भी विरार पहुँचने को कह देता हूँ। सोहनलाल एक बार फिर बदहवास सा भाग रहा था। पहले वो नागमणि से बचने के लिए दौड़ा था, अब अपने ही लोगों से बचकर भाग रहा था। देवराज चौहान, जगमोहन, बाकेला, लठौर, रुस्तम राव और नगीना से बचकर भाग रहा था। नागमणि ने उसे अपने बस में कर रखा था और अपने इशारों पर चला रही थी उसे। सब कुछ समझ रहा था सोहनलाल, परंतु उसके अपने विचार, अपने हाथ पांव ही जैसे अपने काबू में नहीं थे। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात उछाले लगा रही थी कि ब्लैक डायमंड मोना चौधरी के हवाले करना है। देवराज चौहान उसके साथियों के हाथ ब्लैक डायमंड नहीं लगने देना है। दौड़े जा रहा था सोहनलाल। किस रास्ते, किस गली, किस सड़क से वो निकल रहा है, इस बात का कोई होश नहीं था उसे। बस दौड़ता चला जा रहा था कि पीछे आने वाले उसे ना पकड़ सके। उसकी सांसें जाने कितनी बार रुकनी थी और कितनी बार उसने रुककर सांसों को संयंत्र किया। उसके बाद फिर दौड़ पड़ा था, और जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई तो एक सड़क के किनारे ठिठक कर हाँफने लगा था। ब्लैक डायमंड हाथ में दबा था। पसीना चेहरे पर, कपड़ों पर, हर जगह दिखाई दे रहा था। बाल बिखर कर इधर उधर झूल रहे थे। आगे के बाल पसीने के साथ माथे पर चिपक गए थे। मुंह खोले हाफे जा रहा था सोहनलाल। 5 मिनट लगे उसे अपने को संभालने में। फिर उसकी निगाह हर तरफ घूमी, परंतु कोई भी उसे पीछे आता न दिखा। अगर कोई पीछे होता तो इतनी देर में आ गया होता उसके पास। सोहनलाल ने इस इलाके को पहचाना। विरार नाम की जगह थी ये। कहाँ जाना है, सोहनलाल सोचने लगा। मस्तिष्क में बार बार यही बात आ रही थी कि ब्लैक डायमंड मोना चौधरी को देना है। मोना चौधरी कहाँ मिलेगी? सोहनलाल के पास अपने सवालों का जवाब नहीं था। वो थक चुका था और टैक्सी की तलाश में सड़क पर जाते वाहनों पर नजरें दौड़ाने लगा कि तभी चिहुक पड़ा। पीछे से 10 कदमों के फासले पर उसने रुस्तम राव को आते देखा। उसी पल सोहनलाल के मस्तिष्क में रुस्तम राव को चोट पहुंचाकर भागने का विचार आया। उधर रुस्तम राव पास पहुंचता पे क्या उठा। तेरे को क्या बोला बाप, तो अपन लोगों से क्यों भागेला? रुस्तम राव भी थका सा लग रहा था। तभी सोहनलाल में जाने कहाँ से बिजली की सी फुर्ती और ताकत आ गई। मन ही मन सोहनलाल भी हैरान था। ऐसा दम, ऐसी ताकत उसमें कहाँ से आ गई, जबकि वो हाथ पाँव की लड़ाई झगड़े से दूर रहता था।
सोहनलाल की टांग बहुत तेजी से घूमी और जूते की ठोकर रुस्तराव के पेट में लगी। पेट थामे रुस्तराव दोहरा होता बैठता चला गया। होठों से चीख निकली थी, मारे छोरे को लातो मार दो सोहनलालो। बाकेलाल लठौर की तेज आवाज़ कानों में पड़ी, हम थारे को वट दो। सोहनलाल ने चौंक कर उधर देखा। दूसरी दिशा की तरफ से देवराज, चौहान, नगीना, जगमोहन और बाके दौड़े आ रहे थे। ये देखते ही सोहनलाल पलटकर भाग खड़ा हुआ। कहाँ भागो हो, हम थारे को ना छोड़ो हो। सोहनलाल, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में पुकारा, परंतु सोहनलाल भागता चला गया। रुकने का तो मतलब ही नहीं था। हालात फिर वही बन गए थे। सब उसके पीछे थे और उनसे हर हाल में बचकर उसने मोना चौधरी तक पहुंचना था। तभी सड़क पर खाली टैक्सी जाते देखी तो सोहनलाल ने आवाज़ देकर उसे रोका और पास आ पहुंचा। टैक्सी रुकी। सोहनलाल फौरन दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश करता बोला, जल्दी से टैक्सी भगा लो। साथ ही पीछे देखा। देवराज, चौहान और बाकी सब पीछे दौड़े आ रहे थे। लेकिन सेठ, बात क्या है जो? जल्दी करो, मेरे पीछे बदमाश है, वो मेरे साथ तुम्हें भी मार देंगे, सोहनलाल ने गुस्से से कहा। यह सुनते ही ड्राइवर ने टैक्सी दौड़ा दी। सोहनलाल को टैक्सी में बैठते पाकर सब ठिठके। देवराज, चौहान ने होंठ भींच लिए। मारे को भी टैक्सी चाहिए, कहने के साथ ही बाकेलाल लठौर सड़क पर दौड़ पड़ा। सामने से टैक्सी आ रही थी। भीतर लोग बैठे दिखे। बाकेलाल लठौर टैक्सी को रोकने का इशारा करते हुए सामने खड़ा हो गया। चूंकि वो सामने था इसलिए टैक्सी वाले को टैक्सी रोकनी पड़ी। बाकेलाल लठौर टैक्सी के आगे पीछे के दरवाज़ा खोलता क्या उठा, बाहर आ जाओ, मारे को टैक्सों की बहुत ज़रूरत हो वे। साथ ही एक का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। ये क्या करता है सेठ, अपन को लफड़ा नहीं चाहिए, टैक्सी ड्राइवर बोला। तब तक रुस्तम राव और जगमोहन भी वहाँ पहुँच गए। आनंद फानंद में टैक्सी खाली कराई गई। देवराज, चौहान और नगीना भी वहाँ पहुँच गए। सब भीतर बैठे। बाकेलाल लठौर ने टैक्सी ड्राइवर को रिवॉल्वर दिखाई तो ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। मारी बातों को कानों खोलो के सुन लो, बाकेलाल लठौर टैक्सी ड्राइवर से बोला। कुछ हो आगो, एको टैक्सी में मारा सोहनलालो बैठो, वो मारे छोरे को टांग मारो के गयो, मरने उसको वटना होवे। तुम टैक्सी को भगा के उसो को पकड़ो, हम थारे को नोट दो, समझोगे नहीं? हाँ हाँ, कुछ समझ में आई बात टैक्सी ड्राइवर के? कुछ नहीं, पर उसने टैक्सी की स्पीड तेज कर दी। छोरो, थारा पेटो तो ठीको होवे, जहाँ पे टांगो पड़ो। फेटो एला बाप, रुस्ता राव ने कहा। मारे छोरे को मारो सोहनलालो। बाकेलाल लठौर का हाथ मूंछ पर पहुंच गया। हम उसो को वट दो। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बाकेलाल लठौर बैठा था। पीछे की सीट पर देवराज, चौहान, रुस्तम और जगमोहन और नगीना बैठे थे। नगीना बहुत देर से सामान्य थी, परंतु टैक्सी में बैठते ही नगीना में गुड्डी का प्रवेश हो गया और उसकी आंखें चमकने लगी थीं। कांच जैसी चमक आंखों में नाच उठी। नगीना के चेहरे पर उलझन और परेशानी नजर आने लगी। गुड्डी का उसमें प्रवेश होते ही वो धीमे स्वर में देवराज चौहान से बोली, चौहान। देवराज चौहान ने उसी पर गर्दन घुमाकर नगीना को देखा। मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है। क्या? देवराज चौहान के होठों से निकला। मुझे अंधेरे के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ ही देर में सब अंधेरे में डूबने वाला है। उस अंधेरे के पार मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ अंधेरा और गहरा अंधेरा ही है हर तरफ। देवराज चौहान ने टैक्सी के बाद डूबते सूर्य पर नज़र मारी। सूर्य पश्चिम में जा चुका था और कुछ ही देर में डूब जाना था। देवराज चौहान नगीना को देखता क्या उठा, 1-1.5 घंटे में अंधेरा होने वाला है। मैं दिन रात की बात नहीं कर रही। नगीना के होठों से गुड्डी का विचलित स्वर पड़ा। मैं उस अंधेरे की बात कर रही हूँ जिसमें हम जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। मैं आगे का वक्त देख रही हूँ। हम सब अंधेरे में जा रहे हैं। हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा और तुम सब होश खो बैठोगे। ओह, शायद पूर्व जन्म में प्रवेश करने जा रहे हो तुम लोग। अवश्य वो अंधेरा पूर्व जन्म में प्रवेश करने से पहले का है, तभी तो अंधेरे के पार मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। चौहान, पूर्व जन्म में प्रवेश करने का वक्त आ गया है। मैं तुम लोगों को पूर्व जन्म में जाने से रोक नहीं। ये कैसे संभव है गुड्डी? संभव है, वक्त आ। मोना चौधरी ने तो अभी तक ब्लैक डायमंड को छुआ नहीं, ऐसे में वो छू लेगी। वो वहीं मिलेगी जहाँ सोहनलाल अनजाने में जा रहा है। सोहनलाल नागमणि के बस में है। वो वही करेगा जो नागमणि ने करने को कहा है। वो ब्लैक डायमंड यानी कि तिलिस्म की चाबी मोना चौधरी को दे देगा। मोना चौधरी को दे देगा? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मोना चौधरी के हाथ में ब्लैक डायमंड तिलिस्म की चाबी आते मैं देख रही हूँ, परंतु उसके बाद गहरा अंधेरा ही नज़र आ रहा है। वो अंधेरा जाने कैसा है कि उसके पार अभी मैं नहीं देख पा रही, परंतु तुम सबके पूर्व जन्म में जाने के संकेत मुझे स्पष्ट मिलने लगे हैं अब। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। वो रे आगे वाली टैक्सी, शाबाश। बाकेला लठौर टैक्सी ड्राइवर का कंधा थपथपाकर बोला, करारे नोट दो हम थारे को। पकड़ ले उस टैक्सी को, चढ़ा दे उसे के ऊपर। देवराज चौहान धीमे स्वर में नगीना से बोला, तो क्या हम सोहनलाल को पकड़ नहीं पाएंगे? नहीं पकड़ पाए तभी तो मैं ब्लैक डायमंड को मोना चौधरी के हाथों में देख रही हूँ। गुड्डी फुसफुसाते स्वर में कह उठी। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। ये पक्का है कि हम सब पूजन में प्रवेश करने जा रहे हैं? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, वो वक्त और वो गहरा अंधेरा मैं देख चुकी हूँ, परंतु मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी चौहान, सबके साथ हूँ मैं। नागमणि की चालें चलती रहेंगी पूर्व जन्म में भी, और मेरा काम होगा तुम सबको नागमणि की चालों से बचा कर रखना। पूर्व जन्म में मोना चौधरी की मृत्यु का संकेत मिल रहा है।
ऐसा हो गया तो बड़ी शक्तियाँ मुझे कठोर सज़ा देंगी कि मैं उसे बचा नहीं पाई। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, ये तो बहुत बुरा होगा। तुम फिक्र मत करो गुड्डी, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देवराज चौंक के उठा। नगीना के चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे माँ अपने बच्चे की हरकत पर मुस्कुराती है। तू मेरा क्या साथ देगा जहान? इंसान हमारी सहायता नहीं कर सकते, मेरे पास जो शक्तियाँ हैं वही मेरा साथ देंगी। एक बार पहले भी मैं तेरे साथ तेरे पूर्व जन्म की ज़मीन पर गई थी, इस बार फिर सही। परंतु मुझे मोना चौधरी की चिंता है, अपनी चिंता है कि मैं अपना काम पूर्ण कर पाऊंगी या नहीं। विरार पहुंचने पर पारसनाथ ने महाजन और विना बरूटा को फ़ोन किया। वो अलग अलग थे, परंतु विरार पहुंच चुके थे। नागमणि के कहने पर उन दोनों को बारी बारी वो जहाँ थे वहाँ से उन्हें कार में बिठा लिया गया। शाम हो चुकी थी, सूर्य ढलने की कगार पर था। मोना चौधरी कार चला रही थी। कार में 5 लोग सवार थे, छठे के भीतर आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नागमणि आगे की सीट पर मोना चौधरी के बगल में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं। खूबसूरत चेहरे पर कभी कभार परेशानी की लहरें उछाले मार उठती थी। कार चलाते हुए मोना चौधरी ने कई बार नागमणि को देखा, फिर क्या उठी। सोहनलाल कहाँ है? मुझे कहाँ जाना है? बताओ नागमणि। जवाब में नागमणि ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। आंखें बंद थी उसकी। मंजिल का पता न होने के कारण मोना चौधरी ने कार की रफ्तार कम कर दी। सोहनलाल इसी इलाके में कहीं है। बिना बरूटा क्या उठा? हाँ, पारसनाथ बोला। कैसे पता कि वो? नागमणि ने बताया। नागमणि को कैसे पता कि? चुप कर, महाजन झल्लाकर बोला। मतलब की बात सुनकर चुप हो जाते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं करते। तुम मुझे डांट रहे हो? विनय बरूटा ने नाराज़गी से कहा। हिंदुस्तान के नंबर 1 डकैती मास्टर को? चुप हो जा, महाजन ने शांत खुरदुरे स्वर में कहा। विनय बरूटा फिर न बोला। तभी नागमणि के होंठ खुले। ताई, कह नागमणि। ताई की महीन सी आवाज़ कार में गूंजी। मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी ताकत मुझे रास्ता नहीं दिखा रही। सामने कुछ भी दिखाई क्यों नहीं देता? मैं सब देख आई हूँ नागमणि, ताई की महीन सी आवाज़ गूंजी। सब स्तब्ध से बैठे सुन रहे थे। क्या देखा? मिन्नो ने तिलिस्मी की चाबी को ले लिया और अपने पूर्व जन्म में प्रवेश करने वाले दरवाजे में प्रवेश कर गई। क्या? नागमणि चौंकी। हम अपनी दुनिया में जा रहे हैं? चेहरा खुशी से चमक उठा था। वो ज़मीन इन सब का पूर्व जन्म है और हमारी अपनी दुनिया है। पूर्व जन्म का दरवाज़ा कहाँ है ताई? पता नहीं, मैं वो रास्ता जानने पर नहीं लगी थी। मैं तो अपना काम कर रही थी। मौरी उस दिशा में गई थी, उससे पूछ। मिन्नो अकेली पूर्व जन्म में गई? नागमणि ने पूछा। सब साथ थे उसके। देवा? वो भी पीछे पीछे आ गया था। मतलब कि सब अपने पूर्व जन्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। नागमणि खुश थी। हाँ, देख आई हूँ मैं आने वाले वक्त में। तू जा, मौरी से बात करने दे। चंद पल के लिए शांति छा गई। फिर मौरी की महीन आवाज़ वहाँ गूंजी। क्या बात है ताई, बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है आज। तू क्या कर रही थी? मैं गुलचंद यानी सोहनलाल को देखने गई थी। तिलिस्मी की चाबी उसके पास है, वो कार में बैठा जा रहा है। उसके पीछे देवा, जग्गू, बेला, भंवर सिंह और त्रिवेणी, उनके पूर्व जन्म के नाम हैं। वो सब गुलचंद को पकड़कर उससे तिलिस्मी की चाबी ले लेना चाहते हैं, परंतु गुलचंद उनके हाथ नहीं लगने वाला। वो नशेड़ी तो आज बहुत हिम्मत दिखा रहा है। त्रिवेणी को पीट दिया, मुझे तो विश्वास नहीं आता। गुलचंद ये सब मेरे बस में है, जानती हूँ। मेरी शक्तियाँ उसे ताकतवर बना रही हैं, उसके गिर्द मेरी ताकतें हैं। जब जब वो मुसीबत में पड़ने लगेगा, वो ताकतें उसमें प्रवेश करके उसकी सहायता करती हैं। ये बात मुझे पहले ही पता चल गई थी। अब गुलचंद कहाँ जा रहा है ये तो पता नहीं, पर ये मैं देख आई हूँ कि वो कहाँ रुकेगा। मौरी की महीन आवाज़ गूंजी। तो हमें वहाँ ले चल, मैं तुझे पहले ही वहाँ पहुँचा देती हूँ। वो जंगल जैसा इलाका है, सूखे पेड़ है वहाँ। कोई कोई पेड़ ही हरियाली लिए हुए। वहाँ कोई नहीं रहता। आगे से बाएं मोड़ लो। नगीना ने नागमणि ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिला दिया। मोड़ आने पर कार को मोड़ लिया गया। मौरी रास्ता बताने लगी। आगे तो सुन, नागमणि बोली। बोल नागमणि। मौरी का महीन स्वर कार में गूंजा। ताई ने बताया कि ये लोग पूर्वजन्म की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। नागमणि ने कहा। ठीक कहा उसने। तो क्या हम अपनी ज़मीन पर पहुंचने वाले हैं? मैं दरवाज़ा देख आई हूँ जहाँ से ये सब लोग अपने पूर्वजन्म में जाएंगे। कैसा है दरवाज़ा? आतुरनापन, वहीं तो चल रहे हैं। गुलचंद से पहले पहुँचा दूंगी वहाँ। वहाँ जाने के कई रास्ते हैं, मैं वो सब रास्ते देख आई हूँ। सबसे छोटे रास्ते पर चलकर हम पहले वहाँ पहुँचेंगे। मौरी की महीन आवाज़ गूंजी। नागमणि ने फिर कुछ ना पूछा। मौरी नागमणि को रास्ता बता रही थी और मोना चौधरी सुनकर उसी रास्ते पर कार दौड़ा रही थी। पीछे बैठा बिना बरूटा, जो मौरी की आवाज़ सुनकर पागल सा हो रहा था, बोला। ये आवाज़ किसकी है? चुप कर, महाजन बोला। पूर्व जन्म क्या है? ये सब कैसी बातें हो रही हैं? बिना बरूटा अजीब से स्वर में क्या उठा। तेरे को नहीं समझ आएगा। तुम बताओ, समझ आएगा, बिना बरूटा परेशान स्वर में बोला। यह हमारे पूर्व जन्म की बात हो रही थी। हमारे? तुम्हें छोड़कर बाकी सबके। समझा? तो ये पूर्व जन्म में प्रवेश करने वाली क्या बात? कुछ ही देर में हम अपने पूर्व जन्म की ज़मीन पर जाने वाले हैं। पूर्व जन्म की ज़मीन पर जाने वाले? ये कैसे हो सकता है? तुम लोग पहले भी इसी ज़मीन पर पैदा हुए होगे जहाँ पर अब हो। तो फिर पूर्व जन्म की ज़मीन? तेरी समझ में नहीं आएगा। आएगा, तू बता। हम पूर्व जन्म की ज़मीन पर जा रहे हैं, वो तो मैंने सुन लिया। ये बता, पूर्व जन्म की ज़मीन क्या दूसरे किसी ग्रह पर है? नहीं तो कहाँ है?
इसी दुनिया के नीचे कहीं। वहाँ भी दिन रात होता है, सूर्य निकलता है, मौसम बदलते हैं, बाहर होती है, आसमान है, ठंडी हवाएं चलती हैं, बरसात होती है। जो यहाँ होता है वो सब वहाँ होता है। तुम्हारा मतलब कि इस धरती के नीचे भी सूर्य है? पता नहीं, होगा या ये वाला ही सूर्य होगा। बकवास, बिना बरूटा झल्ला कर बोला। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने सच कहा है, परंतु तेरी समझ में नहीं आया। तू मुझे चूतिया बना रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरी समझ में नहीं आने वाली ये बातें। पागल कहीं के, विनय बरूटा गुस्से में बोला। कहता है इस दुनिया के करीब एक और दुनिया है। कार ड्राइव करती मोना चौधरी कह उठी। बरूटा, हाँ, हम नहीं जानते कि इस ज़मीन के नीचे दुनिया है या बगल में है या ऊपर, परंतु दुनिया है, पुरानी दुनिया है। सैकड़ों हज़ारों बरसों से वहाँ जीवन है। पहली बार हम वहीं पैदा हुए थे, फिर इस दुनिया में हमारा जन्म होने लगा। हम कई बार अपने पूर्व जन्म की दुनिया की यात्रा कर चुके हैं और अब फिर पूर्व जन्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि फिर से पूर्व जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले हो? नागमणि ने कहा। ये कौन है? मोना चौधरी खामोश हो गई। जवाब दो, ये कौन है? यह हमारे पूर्व जन्म से ही हमें लेने आई है। क्यों? इसकी माँ वहीं कैद है, वहीं कहीं कैद है। उसे हम ही आज़ाद करा सकते हैं इस वास्ते। बकवास, तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। मैं तुम लोगों की बातों में नहीं। तभी नागमणि ने गर्दन घुमाई, विनय बरूटा को देखा। दोनों की आंखें मिली। उसी पल विनय बरूटा खामोश हो गया और सहमा सा दिखने लगा। कार दौड़ती रही, सूर्य पश्चिम की तरफ सरक रहा था। सूर्य डूब चुका था। शाम की चादर बिछ चुकी थी। मध्यम सी हवा बहनी आरंभ हो गई थी, परंतु पसीना रह रहकर आ रहा था। मौसम की गर्मी अभी गई नहीं थी। सोहनलाल टैक्सी की पीछे वाली सीट पर बेचैन से बैठा था और बार बार पीछे देख रहा था, परंतु पीछे कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। इसका मतलब वे लोग जिस टैक्सी में पीछा कर रहे थे वो पीछे छूट गई है। यह महसूस करके सोहनलाल को राहत महसूस हुई। टैक्सी इस वक्त छोटी सी सुनसान सड़क पर से जा रही थी। सड़क जगह जगह से टूटी फूटी हुई थी। स्पष्ट था कि यहाँ से ना के बराबर ही ट्रैफिक निकलता है। सड़क के दोनों तरफ जंगल जैसा इलाका था। सूख चुके पेड़ हर तरफ नजर आ रहे थे। सोहनलाल को यह जगह ठीक लगी रात बिताने को। रात यहाँ बिता ली जाए तो पीछे लगे लोग सुबह तक उससे दूर हो जाएंगे। यही सोचकर सोहनलाल ने टैक्सी वाले से कहा, यहीं रोक दो। टैक्सी वाले ने टैक्सी रोक दी। सोहनलाल ने पीछे देखा। पीछे की सड़क सुनसान थी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर जेब से नोट निकाले और 500 के 4 नोट ड्राइवर को देता बोला, ये लो, तुम जाओ। परंतु साहब, टैक्सी ड्राइवर हैरानी से बोला, इधर आप कहाँ जाएंगे? यहाँ तो मीलों तक वीरान है। यहाँ कोई आने वाला है, सोहनलाल ने बात बनाते हुए कहा। मेरी फिक्र मत करो। ड्राइवर के चेहरे पर उलझन बिखरी रही। सोहनलाल के हाथ में थमे ब्लैक डायमंड को देखा। ये क्या है साहब जी? उसने ब्लैक डायमंड की तरफ इशारा किया। तुम अपने काम से मतलब रखो, सोहनलाल ने कहा और पलट कर सूखे जंगल में प्रवेश कर गया। ड्राइवर ने नोट जेब में रखे और सिगरेट जला निकालता बड़बड़ाया, अजीब आदमी है, अभी घबरा कर वापस लौटेगा। ड्राइवर ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। सोहनलाल की वापसी की आशा में बार बार उसकी नज़र जंगल की तरफ उठ जाती। सिगरेट समाप्त हो गई। सोहनलाल वापस ना आया। भाड़ में जाए, ड्राइवर बड़बड़ाया, मुझे किराए से भी ज़्यादा पैसे मिल गए। इसके साथ ही उसने टैक्सी स्टार्ट की और बैक करने में लग गया। बैक करके आगे बढ़ाने लगी कि ठिठक गया। सामने से एक टैक्सी आ रही थी। उसे पहचानते देर न लगी। यही वो टैक्सी है जिससे उसकी सवारी बचने की चेष्टा कर रही थी। ड्राइवर व्याकुल उठा। वो टैक्सी पास आकर रुकी। उसमें से देवराज चौहान, नगीना, जगमोहन, रुस्तर राव और बाकेलाल लठौर बाहर निकले और तेज़ी से उस टैक्सी की तरफ झपटे। टैक्सी खाली पाकर जगमोहन ने ड्राइवर को कॉलर से पकड़ लिया। वो कहाँ है? जगमोहन गुर्राया। कौन? ड्राइवर घबरा कर बोला, जिसे तुम यहाँ तक लाए। वो उधर जंगल में गया है, टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से कहा। वहाँ कौन है? किसके पास गया है वो? मुझे क्या पता साहब जी। उसने कहा यहाँ टैक्सी रोक दो तो मैंने रोक दी। ड्राइवर भय से घिर गया था। जाने क्या लफड़ा है? यहाँ उसे कोई मिला? नहीं, वो अकेला था। तभी देवराज चौहान क्या उठा, हमें सोहनलाल को इस जंगल में ढूंढना होगा, जल्दी करो, अंधेरा हो गया तो फिर मुश्किल होगी। सब जंगल की तरफ लपके। तभी उनकी टैक्सी का ड्राइवर ऊंचे स्वर में बोला, साहब जी, मेरा किराया। बाकेला लटौट हिटका और जेब में हाथ डालता बोला, थारे को हम किराया दो। उसने जेब से 1000 के 2-3 नोट निकाले और उसे थमाकर पलटता हुआ सबके पीछे जंगल में भाग गया। कार जंगल के बीच सूखे पेड़ों के तनों के पास खड़ी थी। हर तरफ एक सा माहौल ही दिखाई दे रहा था। सूखे पेड़, शाम का धुंधल का समय, सन्नाटा था जंगल के बीच में। जबकि मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ, विनय बरूटा खामोश खड़े थे। नागमणि उनसे कुछ कदम हटकर टहल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? कुछ मुझे भी तो पता चले। विनय बरूटा क्या उठा। क्या पता लगाना चाहते हो तुम? मोना चौधरी ने विनय बरूटा को देखा। आखिर हम यह क्या कर रहे हैं? सोहनलाल ब्लैक डायमंड के साथ यहाँ आने वाला है। वो ब्लैक डायमंड मेरे हवाले करेगा। कैसे पता? नागमणि ने बताया। उसे कैसे पता चला कि सोहनलाल ब्लैक डायमंड के साथ यहाँ आएगा? नागमणि को पता लग जाता है। पागलों वाली बातें मत करो। तुम लोगों की बातें मेरी समझ में ज़रा भी नहीं आ। चुप हो जा, महाजन उकड़े स्वर में क्या उठा। क्यों? विनय बरूटा ने उसे घूरा। कुछ देर बाद तेरे को सब जवाब मिल जाएंगे।
नागमणि टहल रही थी कि मौरी की महीन सी आवाज़ सुनते ही ठिठकी। गुलचंद यहाँ पहुँच गया। मैं उसके पास ही थी, टैक्सी में। टैक्सी जब यहाँ पहुँची तो मैंने उसका दिमाग घुमा दिया तो वो बाहर की सड़क पर उतर गया। वह इधर ही आ रहा है। मैंने उसके दिमाग में डाला है कि वो सबसे छिपकर इस जंगल में रात बिता ले तो सुबह तक खतरों से दूर हो जाएगा। ये अच्छा किया मौरी। अब गुलचंद कहाँ? नागमणि ने कहना चाहा। वो इसी तरफ आ रहा है। कितनी देर में यहाँ पहुँचेगा? बस पहुँच रहा है, परंतु देवा, जग्गू, बेला, भंवर सिंह, त्रिवेणी भी उसके पीछे आ रहे हैं। ये तो बुरा हुआ। कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये सब लोग सुरक्षित ढंग से पूर्वजन्म के खुले दरवाजे में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ से कोई भी पलट नहीं सकता। उनकी आंखें पूर्वजन्म में ही खुलेंगी। वो दरवाज़ा कहाँ है? अभी देख लेना। अभी क्यों नहीं बता देती? गुलचंद यहाँ पहुँच रहा है, सामने की तरफ देख। मौरी का महीन स्वर कानों में गूंजा। नागमणि की निगाह सामने की तरफ टिक गई। चंद पल बीते कि शाम की कम हो रही रोशनी में पेड़ के तनों के पास सोहनलाल को देखा, जो इधर ही आ रहा था। नागमणि की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। वो उसे देखती रही। जगमोहन पास आता रहा। जब 15 कदम का फासला रह गया तो सोहनलाल की निगाह नागमणि पर पड़ी। वो उसी पर ठिठक गया। उसके चेहरे पर नापसंदगी के और व्याकुलता के भाव आ गए। मन में आया कि वहाँ से भाग ले, परंतु नागमणि की ताकतें उस पर सवार थीं। वो नागमणि के काबू में था। चाहकर भी अपनी मर्जी नहीं कर पा रहा था। ना चाहते हुए भी सोहनलाल के कदम नागमणि की तरफ उठ गए। वो नागमणि के पास पहुंचा। नागमणि ने उसके हाथ में दबी तिलिस्म की चाबी यानी ब्लैक डायमंड को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोहनलाल क्या उठा। तुम्हारा इंतज़ार? क्या मतलब? तुम सब अपने पूर्वजन्म में प्रवेश करने जा रहे हो। वक्त आ पहुँचा है गुलचंद। सब सब कौन? यहाँ तो मैं। उस तरफ देखो। सोहनलाल ने उधर देखा तो चौंक पड़ा। मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन, विनय बरूटा खड़े इधर ही देख रहे थे। सोहनलाल का चेहरा व्याकुलता से भर उठा। तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था गुलचंद। नागमणि मुस्कुरा कर बोली। तुम्हें? सोहनलाल ने नागमणि को देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मेरी शक्तियों ने मुझे बता दिया था कि तुम यहाँ आने वाले हो, तो हम पहले ही यहाँ आ गए। देवराज चौहान, जगमोहन, बाकेलाल राठौर, बेला, रुस्तराव भी यहाँ आने वाले हैं। क्या वो भी? तुम्हारे पूछे वो यहाँ आ चुके हैं। तुम तिलिस्म की चाबी मोना चौधरी के हवाले कर दो। सोहनलाल का मन किया कि पलटकर वहाँ से भाग ले, परंतु ऐसा कुछ कुछ ना कर सका वो। नागमणि उसे अपने बस में करके उसे अपने इशारे पर चला रही थी। सोहनलाल के कदम मोना चौधरी की तरफ बढ़ने लगे। अब उसके मस्तिष्क में एक ही विचार आ रहा था कि ब्लैक डायमंड उसने मोना चौधरी के हवाले करना है। परंतु सबसे हैरान तो विनय बरूटा था। वो क्या उठा? तुम लोगों ने जैसा कहा था वैसे ही हो रहा है। कितनी हैरानी की बात है। परंतु सबकी निगाहें तो सोहनलाल पर थी, जो कि पास आ चुका था। मोना चौधरी की आंखों में चमक नाच रही थी। पारसनाथ और महाजन सतर्क थे। सोहनलाल मोना चौधरी के पास पहुंचकर ठिठका। लाओ सोहनलाल। मोना चौधरी हाथ बढ़ाकर बोली, ब्लैक डायमंड मुझे दे दो। सोहनलाल ने ब्लैक डायमंड मोना चौधरी के बड़े हाथ पर रख दिया। मोना चौधरी के चेहरे पर प्रसन्नता नाच उठी। वो ब्लैक डायमंड को देखने लगी। उसी पर ब्लैक डायमंड का रंग बदलने लगा। काले से लाल सा होने लगा। इसका रंग बदल रहा है, विनय बरूटा के होठों से निकला। मोना चौधरी हथेली पर पड़े ब्लैक डायमंड के बदलते रंग को देख रही थी। उसके हाथ को इस बात का कोई भी एहसास नहीं हो रहा था कि ब्लैक डायमंड में कोई बदलाव आ रहा है, जबकि सोहनलाल के होंठ बेचे थे और उसका मन चाह रहा था कि मोना चौधरी से ब्लैक डायमंड छीन कर भाग ले, परंतु उसके विचार विचार ही रहे। लागू नहीं कर पाया वो। ब्लैक डायमंड हल्का लाल हो गया था। उसके बाद उसका रंग फीका पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंगारा बुझता जा रहा हो। चंद पलों में ही वो आकर्षक ब्लैक डायमंड साधारण से पत्थर की शक्ल में आ गया। अब वो स्पष्ट रूप से लाल चट्टान से टूटा साधारण सा पत्थर लग रहा था, जिसे कि थोड़ा बहुत तराशकर आकार दे दिया गया हो। उसका कांच जैसा रूप लुप्त हो चुका था। वो सामान्य अन्य पत्थरों की तरह लग रहा था। ये तो साधारण पत्थर बन गया, पारसनाथ बोला। दिखाना बेबी। महाजन ने हाथ बढ़ाया। तभी नागमणि का तेज स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान अपने साथियों के साथ आ पहुंचा है। ये सुनकर सब चौंके। सबकी नज़रें इधर उधर घूमी और एक तरफ जा टिकी। दूर शाम के धुंधलके में सूखे पेड़ों के मोटे तनों के पास उन्हें कुछ लोग देखे जो इधर ही आ रहे थे। मोना चौधरी के दांत भिसते चले गए, जबकि सोहनलाल के दिमाग में बजने लगा कि इन्हें इनके साथ ही रहना है। यहाँ से निकल चलो। मोना चौधरी क्या उठी। क्या ज़रूरत है मोना चौधरी? पारसनाथ बोला। ब्लैक डायमंड साधारण सा पत्थर बन चुका है, इसके लिए भागना। ये हम जानते हैं कि मेरे छूते ही ये साधारण पत्थर बन गया है, परंतु देवराज चौहान चौहान तो नहीं जानता। इसे पाने की चाहत में उन लोगों को थोड़ा और तड़पने दो। मोना चौधरी सख्त स्वर में क्या उठी। सोहनलाल ये बात देवराज चौहान को बता देगा। महाजन ने सोहनलाल को देखा। मैं क्यों बताऊंगा? सोहनलाल के होंठों से निकला। मैं तो तुम लोगों के साथ रहूंगा। मोना चौधरी, पारसनाथ, महाजन की नज़रें मिली। तभी नागमणि पास पहुंचते क्या उठी। सोहनलाल तुम लोगों के हक में काम करेगा, इसकी तरफ से निश्चिंत रहो। पूर्वजन्म में जाने का वक्त आ गया तुम लोगों का। देवराज चौहान, नगीना, बांकेलाल राठौर, रुस्तराव और जगमोहन भी करीब आ गए। तुम्हारे और देवराज चौहान के ग्रह मिल चुके हैं मोना चौधरी। समय का आकार एक हो गया है, वो देखो। सबकी निगाह उस तरफ उठी। 50 कदम दूर 5 फीट की ईंटों की दीवार नजर आई, जो कि दाएं बाएं से दूर तक जा रही थी। परंतु ये दीवार कुछ पहले नहीं थी। उस दीवार के पार कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। ये दीवार कहाँ से आ गई? बिना बरूटा क्या उठा। ये पहले तो ना थी।
बाकी सब भी चौंके। तभी मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान और बाकी लोगों की तरफ उठी। वो करीब आ चुके थे। भागो, मोना चौधरी ने कहा और दीवार की तरफ दौड़ पड़ी। मिन्नो, पीछे से नागमणि बोल पड़ी, तिलिस्म की चाबी को संभाल के रखना। बाकी सभी मोना चौधरी के पीछे दौड़ पड़े। रुक जाओ, दूर से आती देवराज चौहान की आवाज़ उन्हें सुनाई दी, परंतु कोई नहीं रुका। मोना चौधरी ने भागते भागते छलांग लगाई और 5 फीट की दीवार पार करते दूसरी तरफ पहुंच गई। यह सिलसिला रुका नहीं। मोना चौधरी के बाद महाजन, फिर पारसनाथ, फिर सोहनलाल, सभी दीवार को एक छलांग में पार करते चले गए। परंतु विनय बरूटा ने छलांग लगानी चाहिए तो उसकी टांगों ने साथ नहीं दिया। उसे हैरानी हुई कि उसे क्या हो गया, 5 फीट की छोटी सी छलांग नहीं लगा पा रहा। उसी पल पीछे से देवराज चौहान आया और उन लोगों के पीछे एक ही छलांग में उस दीवार को पार करता चला गया। उसके पीछे जगमोहन, नगीना, रुस्तम राव और बाकेलाल राठौर भी कूद गए। उसके पास से निकलते बाकेलाल राठौर ने विनय बरूटा के सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा था, थारे को हम फुर्सत में वडो। वो सब दीवार के पार हो चुके थे। अब किसी का कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब चंद पलों में ही घटित हो गया था। गहरी शांति छा गई थी वहाँ। सिर्फ विनय बरूटा और नागमणि ही थे वहाँ थे। ये मुझे क्या हो गया है? तुम्हारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है विनय बरूटा, नागमणि बोली। तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तुम कब से मेरे बस में हो और मोना चौधरी के हक में काम कर रहे थे। मैंने तुम्हें कह रखा था कि ब्लैक डायमंड को तुमने मोना चौधरी तक पहुँचाना है, परंतु अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से आज़ाद करने जा रही हूँ। इसके साथ ही नागमणि आगे बढ़ी और करीब पहुंचकर उसके माथे पर हाथ रखकर कुछ बड़बड़ाई। अगले ही पल विनय बरूटा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो 2 कदम पीछे हो गया। उसके जाम हो चुके पाँव चलने लगे थे। उसने आसपास देखा, फिर नागमणि से पूछा, मोना चौधरी और बाकी सब कहाँ गए? इस दीवार के पार, परंतु उनकी आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई दे रही? उनका सफ़र लंबा है, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बरूटा, और तुम वहाँ जाना नहीं चाहोगे। अगर जाना चाहूँ तो? विनय बरूटा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, कहकर नागमणि दीवार की तरफ बढ़ी। देखने के बाद तुम अपना इरादा बदल दोगे। उसके साथ ही नागमणि एक ही छलांग में दीवार के ऊपर जा खड़ी हुई। विनय बरूटा ने भी छलांग लगाई और दीवार पर जा खड़ा हुआ। दीवार के पार देखते ही सिहर उठा। आंखें फैल सी गईं। सामने 30 फीट गोलाई लिया एक गहरा कुआं था, जिसके भीतर गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। वो सब इसी कुएं में गए? विनय बरूटा होठों पर जीभ फेर कर बोला। हाँ, वो तो सब मर गए होंगे। क्या तुम उनके पीछे जाना चाहोगे? नहीं, विनय बरूटा ने कहा, हड़बड़ा कर वापस कूद गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। चले जाओ, चलो जाओ, आगे की दुनिया तुम्हारी नहीं है। इस कुएं में कूदे तो जान गंवा दोगे। नागमणि ने गर्दन घुमाए बरूटा को देखते हुए कहा। जाता हूँ, विनय बरूटा ने कहा, पलट कर चल पड़ा। नागमणि की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी थी। उसने कुएं में झाँका, फिर क्या उठी। बाबा, मैं सबको पूर्व जन्म में ले आने में सफल रही। सब आपके आशीर्वाद का फल है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपकी दी ताकतों ने किया। उन्होंने ही मेरी सहायता की। अब बहुत जल्दी आपकी प्रिय पत्नी यानी नागिन को आपके सामने खड़ा कर दूंगी। मैं आपका ये अरमान पूरा करके रहूंगी। आपकी पत्नी जल्दी बेवरा के तिलिस्म से आज़ाद हो जाएगी। शब्दों के खत्म होते ही नागमणि का रूप पलक झपकते ही बदल गया। अब दीवार पर पूछ के सहारे नागिन खड़ी नजर आई और अगले ही पल वो उस अंधेरे से भरे कुएं में गिरती चली गई, लुप्त हो गई। विनय बरूटा 50 कदम दूर खड़ी कार के पास पहुंचकर ठिठका और पलट कर देखा। अगले ही पर हैरानी से उछल पड़ा। पीछे उसे कोई भी दीवार नजर नहीं आई। सामान्य सा जंगल दिखा वहाँ। मुझे क्या हो गया? उसके होंठों से निकला और आंखें मली अपनी। पुनः देखा, परंतु दीवार गायब थी। मैं पागल हो जाऊंगा। विनय बरूटा बड़बड़ाता आगे बढ़ा। उस जगह के पास पहुंचा जहाँ दीवार थी, परंतु अब कुछ नहीं था। विनय बरूटा को वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि लगे वहाँ कभी दीवार थी। कुआं था। वो पागलों की तरह वहाँ चक्कर काटने लगा। बदहवास सा हो रहा था वो कि इतनी लंबी दीवार और कुआं कहाँ चला गया। वो सब उसके सामने ही उस दीवार के पार कूदे थे और दूसरी तरफ मौजूद कुएं में जा गिरे थे। लेकिन अब दीवार और कुआं गायब कैसे हो सकता है? पर सब कुछ गायब था। विनय बरूटा को अजीब सी घबराहट होने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। उसकी आंखों ने कोई धोखा नहीं खाया है। सब कुछ उसके सामने तो हुआ, फिर दीवार और कुआं कहाँ गए? वह वहीं भटकता रहा जब तक कि अंधेरा न घिराया। अंधेरे में दिखना कठिन हो गया तो उस कार की तरफ बढ़ गया जिस पर सवार होकर वो सब यहाँ तक पहुँचे थे। वो कार में बैठा। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी। उसने कार स्टार्ट की और उसे उस तरह घुमाकर कार की हेडलाइट ऑन की जहाँ दीवार थी, कुआं था, परंतु अब वहाँ कुछ भी नहीं था। हैरान, परेशान, व्याकुल और खुद को पागल सा महसूस कर रहा था। समझ कर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो दीवार और कुआं कहाँ गए जिसमें मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ, सोहनलाल, देवराज चौहान, जगमोहन, नगीना, बाकेलाल राठौर, रुस्तम जा गिरे थे। दीवार के पार तो कुआं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में वो छलांग लगाते रहे और दीवार के उस पार कुएं में गिरते रहे। शायद तब उन्हें भी पता नहीं होगा कि वो कुएं में गिरने जा रहे हैं। पता होता तो वह ऐसी छलांग कभी नहीं लगाते। कुएं में गिरने तक तो ठीक था, परंतु वो कुआं, वो दीवार कहाँ गई? विनय बरूटा को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। दीवार और कुएं के गायब होने की वजह से वो आश्चर्य के सागर में लुढ़का पड़ा था। और सबसे बड़ा सवाल तो उसके सामने ये था कि क्या वो सब मर गए? विनय बरूटा को तो यही लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचे होंगे, ज़मीन में दफन हो गए होंगे। परंतु नागमणि ने तो कुआं देखा था।
कुआं देखा था, फिर वो क्यों कुएं में कूद गई? हालांकि उसने नागमणि को कुएं में कूदते नहीं देखा था, परंतु उसे यकीन था कि वो भी कुएं में कूद गई है। कार की हेडलाइट की रोशनी उस जगह पूरी तरह पड़ रही थी जहाँ दीवार और कुआं था। ड्राइविंग सीट पर बैठा विनय बरूटा हेडलाइट की रोशनी में उस तरफ देर तक देखता रहा था, इस आशा से कि दीवार और कुआं फिर से दिखने लगेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विनय बरूटा को अब निकल जाना ही बेहतर लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ रहा तो वो किसी नई मुसीबत में फंस जाएगा। चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी, परेशान और व्याकुल दिख रहा था वो। उसने कार को आगे बढ़ा दिया। 2 मिनट में ही कार जंगल से बाहर सड़क पर दौड़ रही थी और सोच रहा था कि ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करेगा और उसे पागल समझने लगेंगे। पूर्व जन्म की ज़मीन पर वो लाल रंग की ज़मीन थी। रह रहकर तेज़ हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से धूल के छोटे छोटे गुबार उठते और कुछ दूर तक जाकर दिखने बंद हो जाते थे। एक गुबार इधर समाप्त होता तो कुछ दूरी पर नया धूल का गुबार उठना शुरू हो जाता। कभी कभी तो एक साथ कई धूल के गुबार उठने लगते थे। इन्हीं धूलों के गुब्बारों की वजह से वहाँ पेड़ पौधे जीवन नहीं पा सके थे। धूल और तेज़ हवा ने पौधों का जीवन समाप्त कर दिया था। हर तरफ बंजर जैसी सुर्ख सी ज़मीन ही नज़र आती थी, कहीं पर पहाड़ की तरह उठी हुई तो कहीं पर समतल। कुछ कांटेदार पौधे अवश्य जीवन पाए दिखते थे, जिन्हें ऐसे सख्त माहौल की आदत थी। ज़मीन का ऐसा हाल 5-7 किलोमीटर के घेरे में ही था, वरना हर तरफ ज़मीन साधारण और सामान्य थी। ऐसे ही लाल बंजर ज़मीन पर वो महल खड़ा था, जो जो कि लाल पत्थरों से बना हुआ था, परंतु दूर से देखने पर तो वो वीरान दिखता था, जैसे वहाँ जीवन न हो। महल के प्रवेश द्वार महल के प्रवेश द्वार का बड़ा सा फाटक हमेशा ही खुला रहता था। वहाँ पर कोई संतरी न दिखता था। धूल के गुबार दशकों से उस महल की दीवारों से टकरा रहे थे, परंतु महल अपनी जगह पर खड़ा था। हैरत की बात तो ये थी कि 100 से ज़्यादा बरसों से महल के भीतर से किसी को बाहर निकलते नहीं देखा गया था। कोई कर्मचारी न दिखा था कभी। महल मूक दर्शक की भांति उस लाल बंजर ज़मीन को निहारता रहता और लाल ज़मीन के धूल के गुब्बार महल को ध्वस्त करने का असफल प्रयत्न करते रहते। लेकिन महल के आसपास दुनिया आबाद थी। उस लाल बंजर ज़मीन पर छोटे बड़े झोपड़े बने दिख रहे थे। 2-3 मकान पत्थरों से खड़े किए उन झोपड़ों में मौजूद थे। झोपड़ों को कुछ इस तरह बनाया गया था कि धूल के गुब्बार उन्हें ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके, परंतु फिर भी नुकसान हो जाता और झोपड़ों को पुनः ठीक कर लिया जाता। वो कुल 100 से ज़्यादा झोपड़े थे, जो कि एक समूह के रूप में बने हुए थे। भीतर गलियाँ थीं, मोड़ थे। 100 साल से ये बस्ती ऐसी ही बनी हुई थी। 100 से भी ज़्यादा बरस हो गए थे इस बस्ती को बने। अजीब बात तो ये थी कि ये बस्ती वाले खुद को यहीं पर स्थापित किए हुए थे, इसी बंजर ज़मीन पर रहते थे। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर हरी भरी ज़मीन पर रहना जाना गंवारा नहीं था, जबकि इस बस्ती के बहुत से लोग यहाँ से पलायन भी कर चुके थे, परंतु बस्ती फिर भी आबाद थी। पेट भरने खाने पीने के लिए ये लोग हरियाली वाली जगह पर जाकर वहाँ से जानवरों का शिकार करके लाते, उसी से पेट भरते। बहुत कम कभी कभारी गेहूँ की रोटी और दाल सब्जी खा पाते थे। अगर इनकी ज़मीन हरियाली भरी होती तो ये गेहूँ की पैदावार करते, सब्जियाँ उगाते, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। इस बस्ती के कबीले का इतिहास भी कुछ अजीब सा था। आइए बस्ती के लोगों से मिलते हैं और इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। परंतु आपको पहले बता दें कि ये लोग जादू और कर्तव्यों पर भरोसा करते हैं। 100 से ज़्यादा बरस हो गए ये लोग व्यक्तिगत समस्या में फंसे हुए हैं। वो समस्या हल होने पर ही इनका जीवन सामान्य हो सकता है। थोड़ा सा महल का इतिहास जान लें कि 125 बरस पहले कभी ये महल खूब फल फूल रहा था। आसपास बस्तियां बनी हुई थी, खुशहाल लोग थे, हर तरफ हरियाली थी, पेड़ पौधे, खेती की ज़मीनें, सब कुछ था। महल का राजा अपने लोगों का पूरा ख्याल रखता था। एक वरदान मिला हुआ था राजा को कि जो भी इस महल का राजा होगा उसकी पत्नी के पास ऐसी शक्तियाँ आ जाएंगी कि वो आने वाले वक्त में झांक सके और आने वाली मुसीबतों से बचाव कर सके। यानी कि राजा की पत्नी को पूर्वाभास हो जाता था हर बात का, खासतौर से संकट का। यूं तो राजा बहुत नेक इंसान था, परंतु एक बार नशे में महल की दासी से उसकी मर्जी के बिना राजा ने संबंध बनाए तो दासी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना से राजा का देवता नाराज़ हो गया। उसने राजा को श्राप दिया कि इस गलती की सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। उसके साथ उसका राजपाट समाप्त होने लगा। वजह यह रही कि एकाएक आसपास की ज़मीन बंजर होने लगी, खेती सूखने लगी, पेड़ पौधों का भी यही हाल हुआ। तब रानी ने पूर्वाभास के माध्यम से राजा को स्पष्ट बता दिया था कि यह महल बहुत जल्द वीरान होने वाला है। राजा ने हवन करके कुल देवता दसला को बुलाया और क्षमा याचना की कि सब बच जाएं, परंतु कुल देवता दसला ने स्पष्ट कहा कि अब उसके बस में कुछ नहीं रहा। अगर वो सब कुछ ठीक चाहता है तो देवता को नरबलि चढ़ाए। वो नरबलि इस दुनिया के किसी इंसान की नहीं होनी चाहिए, बाहरी दुनिया के किसी इंसान की नरबलि चढ़ाकर ही वो सब ठीक कर सकेगा। राजा परेशान कि नरबली के लिए भारी दुनिया का इंसान कहाँ से लाए। महल के आसपास की ज़मीन बंजर लाल होकर सूखती जा रही थी। यही हाल पेड़ पौधों का और खेतों का था। लोगों का पेट भरने में परेशानी होने लगी। वो राजा से कहते, परंतु राजा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी रानी ने राजा को पूर्वाभास की ताकत की वजह से बताया कि ये महल जल्दी वीरान होने वाला है और आपका जीवन उससे पहले ही समाप्त हो जाएगा। फिर महीने बर्बादी राजा ने आत्महत्या कर ली।
रानी अपने बेटे के साथ अकेली रह गई। रोने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी, परंतु आने वाले वक्त के प्रति वह सतर्क थी, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है उसे एहसास होने लगा था। फिर महल के कर्मचारी एक एक करके अपनी जान गंवाने लगे। कभी एक मरता तो कभी दूसरा। किसी को दिल का दौरा पड़ता तो कोई ऊंचे से नीचे आ गिरता। लगभग रोज़ के रोज़ ही ऐसी घटना पेश आने लगी। महल में दहशत छा गई। कर्मचारी रानी से बात करते परंतु रानी चुप। महल शांपित हो चुका था। कुछ और वक्त बीता तो महल के कर्मचारी महल छोड़कर जाने लगे। रानी ने किसी को जाने से नहीं रोका, शायद इसलिए कि वो भविष्य देख रही थी। महल खाली हो गया। जो चंद वफादार साथी थे महल के परिवार के, वही वहाँ रहे, जबकि रानी आने वाले वक्त को स्पष्ट देख रही थी। और एक दिन उसने अपने वफादार कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि आने वाले वक्त में उसने झांक लिया है, महल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे में उनका महल छोड़ना नहीं बेहतर होगा। परंतु रानी महल से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बेटे को गोद में उठाए महल से निकली और वहीं पर बस्ती बसाने को कहा। इस प्रकार वो बस्ती बसी थी। महल का खौफ सब पर इस हद तक सवार था कि कोई महल की चारदीवारी भी छूना नहीं चाहता था कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। वो बस्ती में रहने लगे। रानी के लिए पत्थरों का एक घर तैयार कर दिया गया। रानी उसमें रहने लगी। बाकी लोग झोपड़ों में आसपास रहने लगे। इसी दौरान कुल देवता दसला ने सपने में आकर रानी से कहा कि इस दुनिया से बाहरी आदमी की नरबली की ज़रूरत है, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो बलि औरत की हो या पुरुष की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु कोई कहाँ से दूसरी दुनिया के पुरुष स्त्री का बलि के लिए इंतज़ाम करता, ये बात उनके बस की नहीं थी। रानी ने उसी जीवन को ग्रहण किया और वो जीवन बिताने लगी।